चलो यार, शुरू करते हैं। हाँ जी। तो मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दो जरा एक बार। हाँ जी। भैया, बोलो। आपको मैंने व्हाट्सएप पे हम लोग के कॉलेज में जोश वाला जो बताया था ना आपने, वो आई हुई है, तो उसका मैंने आपको भेजा है। एक बार फिर से एक बार थोड़ा 5 मिनट रिव्यू दे दोगे क्या उसका? ठीक है, देता हूँ भी। ठीक है, तो जे क्वेरी अच्छा। हाँ जी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं यार आप लोगों का जो आपने मुझे भेजा है। नंबर बताना है एक बार, बहुत मैसेज आ रखे हैं। 85 लास्ट में 40। ठीक है, 2 सेकेंड। ये रहा। ठीक है, तो आप लोगों को बोला गया है जोश टेक ना। ठीक है। हाँ जी। तो जोश टेक का पैकेज वैकेज तो लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको पता ही होगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे पर्सपेक्टिव से है, दैट इज स्पेसिफिकेशन एंड स्किल सेट। तो एक बार स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे रीयूजेबल कोड, मेंटर वेंटर, सारी बकवास बातें। स्किल सेट में कुछ लिखा हुआ होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब डीएस से थोड़ी सी आनी चाहिए। फिर लिखा हुआ है कि HTML आना चाहिए, CSS। एक बना स्किल सेट लिख लेते हैं। तो जोश स्किल सेट। ठीक है, तो क्या बोला गया हमसे? हमसे बोला गया है कि आपको आनी चाहिए थोड़ी सी डीएस, डीएस। बेसिकली जब भी बोलते हैं ना प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आपको बोलते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के यही कुछ मतलब होते हैं कि भैया पजल आनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, एंड थोड़ा सा डीएस आनी चाहिए। और हमसे बोला गया है कि HTML आना चाहिए, और क्या आना चाहिए आपको? CSS आनी चाहिए, और आनी चाहिए बेसिक जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, और क्या आना चाहिए? मटेरियल डिजाइन लिखा हुआ है। बेसिकली एक ही चीज़ है यार ये। लाइब्रेरीज अलग अलग, बूटस्ट्रैप और मटेरियल डिजाइन दोनों CSS की आपकी लाइव फ्रेमवर्क्स हैं जिनको यूज करके आप स्टाइलिंग कर सकते हो। तो आज हम बूटस्ट्रैप लिखने वाले हैं, सेम तरीके से आप मटेरियल मटेरियल। डिजाइन वही ना, मटेरियल यूआई। हाँ, हाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है लेस और सास। ठीक है, दीज आर कॉल्ड प्री कंपाइल्ड CSS। ठीक है। अच्छा, दिस इज प्रोबेबली ऑप्शनल, मतलब इट इज सॉर्ट ऑफ गुड टू हैव। आता है तो अच्छी बात है, तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है? मेंटेनेबल कोड, ठीक है। फ्रंट एंड रिएक्ट एंगुलर लिखा हुआ है, तो रिएक्ट JS या फिर एंगुलर आना चाहिए। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है? जे क्वेरी, जे क्वेरी लिखा हुआ है। फिर कुछ गुड टू हैव लिखे हुए हैं, जैसे कि आपकी नॉकआउट JS, नॉकआउट JS गुड टू हैव है। पार्स JS गुड टू हैव है, और कोड JS गुड टू हैव है। फिर क्या है? रिएक्ट नेटिव कोडोवा वगैरह गुड टू हैव। तो रिएक्ट नेटिव स्लैश कोडोवा। ठीक है, अगेन दीज आर गुड टू हैव। दिस इज आल्सो गुड टू हैव। ठीक है, तो और कुछ लिखा हुआ है इन लोगों ने? ग्रोथ वगैरह लिखी हुई है। और ठीक है, और कुछ है क्या जो मैं मिस कर रहा हूँ? मेरे ख्याल से यही है। नहीं नहीं, और कुछ ठीक है, तो देखो
जो आपको एब्सोल्युटली आना चाहिए, दैट इज, उनके आगे मैं क्या करता हूँ, उनके आगे ना मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ। तो 1 लिख देता हूँ कि यू शुड एब्सोल्युटली नो दिस 1। ठीक है, एब्सोल्युटली नो दिस 1, 1। ठीक है, 1। जिनके आगे मैं 2 लिख रहा हूँ, थोड़े बहुत आने चाहिए। ठीक है, 2। जिनके आगे मैं 3 लिख रहा हूँ, आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते प्रॉब्लम नहीं है। एक बार इसको वर्ड रैप कर देते हैं, काम नहीं, वर्ड रैप करने का। ठीक है, फिर इसमें से ये चीज 1 है। ठीक है, ये चीज 2 है आपकी, ये चीज 3 है आपकी, एंड ये चीज अगेन 3 है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है यार, जैसे जो किसी कंपनियां होती हैं, ठीक है, तो उनके पास ना मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। हर प्रोजेक्ट में जो भी रिक्वायरमेंट, मतलब जिस भी टेक पे काम कर रहे होते हैं, वो अपनी सारी टेक लिख देते हैं, ताकि अगर आपको टेक आता है तो उन रिक्वायर्ड टीम्स में आपको डाल पाए, जिन टीम में वो काम हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे रिएक्ट नेटिव है, कार्डोवा वाली चीज लिखी हुई है। ठीक है, दिस इज और फॉर मोबाइल, जो क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल के लिए काम करते हैं। बेसिकली सिंगल कोड बेस, कोड आपने एक बार लिखा, लेकिन iOS एंड एंड्रॉइड के दोनों के लिए आप बन जाएगा। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप्स जो बनाते हो रिएक्ट नेटिव कोड हुआ से, अगर आपको वो आता होगा तो आपको जो इनकी टीम्स होंगी इसमें डाल देंगे। इन 3 लाइब्रेरी से जो काम कर रहे होंगे, अगर आपको ये आती है तो इनमें डाल देंगे। ठीक है, बाकी दिस इज लेस और सेस इज अगेन फॉर स्टाइलिंग। ठीक है, तो अगर आपको लेसेस आता है तो आपको स्टाइलिंग वाली में डालेंगे, जो बेसिकली प्राइमरली काम करती है चीजों को अच्छा दिखने बनाने के लिए। फिर जो बेसिक चीज है, HTML CSS तो यार रिक्वायर्ड है ही, ये तो 3 चीजें है ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये रिक्वायर्ड है ही, इतना तो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद बूटस्ट्रैप, अगेन बूटस्ट्रैप उसमें आता है कि मतलब क्या होता है, जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है ना, आपको जल्दी से प्रोटोटाइपिंग करनी है कि यार CSS में ना खुद इतना दिमाग मत खर्च करो, जल्दी से फंक्शनैलिटी बना दो और एक ठीक ठाक सी यूआई बना दो। तो उस समय के लिए आप बूटस्ट्रैप यूज करते हो कि आपको ज्यादा CSS लिखनी ना पड़े, सिंपली जल्दी से आप यूआई बना दो और उस पर फंक्शनैलिटी पे काम करना शुरू कर दो। रिएक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिएक्ट मल्टीपल टीम से क्रॉस काम हो सकती है। रिएक्ट आपकी क्रॉस प्लेटफॉर्म में काम आ सकती है, जैसे कि रिएक्ट नेटिव है। तो रिएक्ट नेटिव में एक्चुअली एक बस रिएक्ट डॉम नाम की लाइब्रेरी होती है, उसकी जगह रिएक्ट नेटिव वाली लाइब्रेरी डाल दी गई है। बाकी उसके अंदर जो मेन रिएक्ट है वो तो सेम रहती है, रिएक्ट जेएस के अंदर और रिएक्ट नेटिव के अंदर जो मेन रिएक्ट जो आप लिखते हो तो सेम रहती है। ठीक है, तो अगेन आप वेब पे भी काम कर सकते हो रिएक्ट यूज करके, एंड आप मोबाइल पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप चाहो तो लिख लो, नंबर 3 वाले गुड टू हैव आते हैं, अच्छी बात है। नंबर 2 वाले कर लो थोड़ा बहुत, और नंबर 1 वाले जरूर करके जाना। नंबर 1 तो आपको आना ही चाहिए। ये ठीक है, रिएक्ट में मैं इंटरमीडिएट हूँ, तो रिएक्ट नेटिव करूँ या रिएक्ट जेएस पे करते हैं? रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस करो यार। ठीक है, अच्छा, ये चीजें हो गई। तो जो हमारा कंसर्न है, आपके ये कब इंटरव्यूज कब है पता है कुछ? कॉलेज में आई हुई है, कल लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद इंटरव्यू की डेट नहीं, इंटरव्यूज कब है मतलब? है जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त में ना, ठीक है। तो देखो, HTML CSS हमने पढ़ ली बहुत सारी, जावास्क्रिप्ट भी हमने पढ़ ली बहुत सारी, DS से आप लोग पढ़ ही रहे हो, तो आपकी जो स्टार्टिंग के 4 है, ये तो आपके कवर्ड है। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर कल मेरा एक इंटरव्यू है, उसमें रिएक्ट पूछ रहे हैं, तो मतलब बेसिक तो मैंने थोड़ा मोड़ा देख लिया है, बट ऐसा लग रहा है कि ज्यादा नहीं पढ़ पाया कहाँ से देखा है बेसिक? मैं जावा पॉइंट और फिर कुछ और साइट से, जैसे कि बेसिकली मैंने उनका क्वेश्चन ढूंढ के रख देख चुका हूँ। एक काम मतलब करो, काम करो, ये और देख लो, क्या और देख लो। ठीक है, ये कुछ हार्वर्ड के लेक्चर्स है, सब नहीं पढ़ने, सारे नहीं पढ़ने। इसमें जो सिर्फ रिएक्ट वाला पार्ट है ना, ये लास्ट के 3 लेक्चर्स, यस सर। 9, 10 और 11, ये देख लो। यस सर। ठीक है, मैं ठीक है तुम्हें सर। इसका URL भेज रहा हूँ, मेरे ख्याल से इतना काफी होना चाहिए।
इन वीडियोस में सर स्टेट कंपोनेंट पे ज्यादा फोकस किया हुआ है, तो वो अभी पूछ रहे हैं। देखो बेसिकली क्या है कि दो तरीके से होता है, हुक्स वाला होता है और क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि रिएक्ट 16 आई है, वर्जन 16 है, तो 17 भी आने वाला है। तो वर्जन 16 की तरफ बढ़ते हुए हुक्स आर प्राइमरली यूज्ड मोर बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। एक तो जावास्क्रिप्ट में अब सब लोग नई अप्रोच यूज करने लग गए हैं। पहले अप्रोच क्या थी, प्रोसीजरल अप्रोच थी। ठीक है, या फिर बीच में ऊप्स क्लासेस आई थी जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब लोगों ने जावास्क्रिप्ट में क्लासेस यूज करना बंद सा कर दिया है, अब वो हर चीज के लिए फंक्शन बनाते हैं। तो उसी कॉन्स्ट्रक्ट से उठ के आपके पास हुक्स आए हैं कि रिएक्ट में आपको क्लास कंपोनेंट डालने नहीं पड़ेंगे, आपको सब कुछ फंक्शन के अंदर लिख सकते हो यूजिंग हुक्स। ठीक है, तो इसलिए हुक्स फेमस हो रहे हैं। बट अगर ऑन अ बेसिक टर्म अगर मैं बोलूं कि अगर आपको रिएक्ट करनी शुरू करनी है तो सबसे पहले क्लास बेस से ही करना। इसलिए मैं डायरेक्टली आपको हुक्स वाली वीडियो नहीं दे रहा हूँ। चाहो तो डायरेक्टली मेरे से हुक्स वाली वीडियो दे सकते हो, वो पढ़ के जा सकते हो और वो पढ़ के वहां पे इंटरव्यू में बोल सकते हो। बट अगर आपको ये आता है ना तो इंटरव्यू वाला आपको मना नहीं करेगा। आप उसको बोल दो कि सर मुझे हुक्स नहीं आते, और वो समझ जाएगा आपको हुक्स नहीं आते। लेकिन आपको अगर ये बेसिक्स क्लियर है ना तो हुक्स पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। जैसे कि अगर मैंने शायद चीज दिखा भी रखी है आप लोगों को पहले भी, कि अगर रिएक्ट की जो मेन डॉक्यूमेंटेशन है उसमें जाएंगे। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट के अंदर देखोगे आप, जो सारी चीजें हैं, ये सारे मेन कॉन्सेप्ट्स इन वीडियोस में कवर्ड है, इन 3 वीडियोस में कवर्ड है। ठीक है, हुक्स आपके फिर ये कुछ एडवांस गाइड्स के अंदर आते हैं, इसके अंदर आपके हुक्स वगैरह आते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये कर लो, ठीक है, एक बार हुक्स भी देख लेना रिएक्ट के अंदर, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। रिएक्ट के हुक्स ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वेब डेव सिंप्लीफाइड के देख लेना, ये बंदा बहुत अच्छा पढ़ाता है। ठीक है, इसके कुछ ये ज्यादा बड़ी भी नहीं है, 15-20 मिनट की वीडियोस हैं, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो इतना रिएक्ट करने के बाद मेरे ख्याल से फॉर द इंटरव्यू पर्पसेस के लिए आप कवर्ड। ठीक है, मैं लिख देता हूँ CS50 वाली में 9, 10 और 11 वाली लेक्चर देख लेना। ठीक है, अच्छा तो जिसको कल था यार भाई, ये वाला अगर पॉसिबल है तो देख लियो, नहीं तो जो तेरे पहले दिया है ना मैंने देख के जाइए। यस सर, मैं वही देखी। ठीक है अच्छा, बात की जैसे अब बात रही रिएक्ट की और लोगों के लिए। यार देखो इस रिएक्ट को ना, अभी आपका जिसमें मैंने क्लास में बात करी थी कि सैटरडे संडे में आपका एक्सेल खत्म हो जाएगा, एक्सेल का आपका डॉप खत्म हो जाएगा। जुलाई 2 से आपका हम रिएक्ट शुरू कर देंगे, रिएक्ट शुरू कर देंगे। ठीक है, और फिर पूरी जुलाई में मेरे ख्याल से जुलाई एक महीने में कितनी क्लास होती है हमारी, 12 क्लास होती है। ठीक है, तो 12 क्लासेस के क्रॉस 12 से लेकर 14 क्लास होती है, डिपेंडिंग कि आपका मंथ स्टार्ट किससे हो रहा है। ठीक है, तो 12 to 14 क्लासेस होती हैं। ये पूरी हम खर्च करने वाले हैं रिएक्ट के ऊपर। ठीक है, और सम पार्ट ऑफ अगस्त। ठीक है, सम पार्ट ऑफ अगस्त। बट सीन क्या है, क्योंकि आपने एक में रिएक्ट पढ़ चुकी होगी तो आपको इतनी रिएक्ट आती होगी कि अगर आप ये सम पार्ट ऑफ अगस्त वाला नहीं पढ़ते हो फिर भी आप प्लेस हो पाओगे। जो सम सर पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट अगस्त कब वाला है करेंगे? इसमें इस जुलाई में करने वाले हैं, जुलाई में करने वाले हैं। जुलाई में पहले बनाएंगे मूवीज आप बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक वो बनाएंगे हम लोग, क्या था उसका नाम, रील्स बनाएंगे अपनी इंस्टाग्राम वाली। ठीक है, एंड फिर मेरे ख्याल से वो बनाएंगे रेज्यूमे बिल्डर। ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं रिएक्ट के अंदर। ठीक है, सर ये रिज्यूम में हम ऐड कर सकते हैं प्रोजेक्ट? सर हाँ बोलो। सर ये जो हमारे कॉलेज में आई है जोश वाली कंपनी, तो इन केस अगर नहीं होता है हम लोग का तो फिर बाद में क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जोश में ऐसे आउट ऑफ द कॉलेज? हाँ कर सकते हो। तो मतलब सर उसमें कुछ टाइम है कि आपने एक बार किया अप्लाई तो उसके इतने टाइम होगा बाद ही आप अप्लाई कर सकते होगा हो? होगा, टाइम पीरियड होगा। ठीक है, ओके 6 मंथ का होता है सर। हाँ मतलब मुझे जोश हर कंपनी का याद नहीं है, सबका थोड़ा अलग अलग होता है, कुछ का 3 मतलब कुछ का 6 होते हैं। ठीक है, तो जोश का देखो मुझे एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता, लेकिन कुछ होगा, कूलिंग तो पीरियड जो कुछ ना कुछ उसका होगा। आपको कोडिंग राउंड कैसे क्या होते हैं उसका कुछ आइडिया है कि हमको क्या क्या टेस्ट होगा? यार देखो पर्सनली मैंने जोश का इंटरव्यू कभी दिया नहीं। ठीक मैंने है, दिया था, मैं बता देता हूँ। हाँ आप बता दो। रिसेंटली हुआ है राउंड 1 जो था वो तो सिंपल MCQ बेस्ड था।
जिसमें HTML CSS और JS के MCQ क्वेश्चंस पूछे थे, 3-3 मार्क्स के थे फॉर ठीक है। करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर नेगेटिव। ठीक है। ठीक है, इसके अलावा कुछ C और C++ के पॉइंटर बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे, इसमें 2 मार्क्स थे पॉजिटिव आंसर के लिए और 1 मार्क फॉर नेगेटिव। एक बार 2 सेकंड भाई, एक बार लिख लेते हैं इस बात को सब लोग के लिए। तो राउंड 1 था तेरा MCQ, हाँ जी MCQ। और इसके अंदर क्या कहता है तेरे पास? इसमें पहले तो फर्स्ट पार्ट में C और C++ के पॉइंटर बेस्ड और बाकी इन जनरल जो आउटपुट बेस्ड होते हैं, ठीक है। बेसिकली पॉइंटर ज्यादा पूछ रहे थे इसमें। ठीक है। और ये इसमें नेगेटिव मार्किंग थी 1 की और पॉजिटिव मार्क के लिए 2। +2 -1, ठीक है। हाँ, फिर इस सेकंड थर्ड का पार्ट, इसमें HTML CSS और JS, सिर्फ इन्हीं तीनों के बेसिक क्वेश्चंस थे, जैसे JS में कुकीज वगैरह कैसे यूज करते हैं, HTML और CSS के कुछ चीजें थी, जैसे HTML में ये टैग क्या करता है एंड ऑल दैट। JS में कुछ दे रखा था, उसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। टाइम आउट, सेट इंटरवल, इन सब चीजों को यूज करते, मतलब बेसिक चीजें। ठीक है। ये +3 था और -1 नेगेटिव। अच्छा, सबके HTML अलग अलग थे। ठीक है। हाँ जी, ये अलग अलग था। HTML CSS JS में +3 और -1 था। -1, ठीक है। और तीसरा पार्ट था, ये अगेन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें ऑप्शंस नहीं थे, इसमें आपको आंसर खुद लिखना था और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। किसके शॉर्ट ऊपर थे? आंसर। C++ के ऊपर? हाँ, C++ के ऊपर, इसमें ऑप्शंस नहीं थे। आउटपुट बेस्ड विदाउट ऑप्शंस, ठीक है। जावा से नहीं था विदाउट क्या? नेगेटिव मार्किंग और +2। जावा से नहीं था क्या? +2 जावा 0, फिर C++। ठीक है। राउंड 1 इतना ही था। राउंड 1 में पर्सनली जो मैंने देखा ना, अगर आप 50-60% कर लेते हो तो आराम से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो यू नीड अराउंड 50%, मतलब 60 हाँ, मान लेते इसमें हैं, हो गया था बच्चों का क्लियर। 60% टू क्लियर, ठीक है। हाँ, 50-60 में हो जाता है। हम्म। और राउंड 2 में था, मतलब एक ये इसमें जो क्वेश्चन थे आपको जावास्क्रिप्ट में ही कोड करने थे, आप कोई और लैंग्वेज ठीक है। नहीं करते। एक क्वेश्चन था कि हमें ना HTML और CSS का एक क्वेश्चन था, हमें ना एक UI दे रखा था, एक बेसिक टू डू लिस्ट ऐप का, एक इमेज दे रखी थी और उसको कोड करना था। ठीक है, ये तो क्लास में शायद दिया था ना आप लोगों को करने के लिए। हाँ, ये नहीं, बट ये असाइनमेंट जैसा नहीं था, ये अलग था। इसमें मतलब एपीआई बेस्ड होगा। मतलब कहने का मतलब है, इसमें मतलब इमेज थी, आपको उस इमेज का पूरा लेआउट बनाना है स्क्रैच से, HTML कोड पूरा लिख के आपको टेक्स्ट शीट मिलेगी, उसमें कोई टेक्स्ट एडिटर वगैरह का कुछ नहीं होगा, जैसे नोटपैड होता है वैसे। और दूसरा, आप ब्राउजर में चेक नहीं कर सकते हो अच्छा, ठीक है। कैसे चल रहा है, तो आप ये गिवन, हेलो सर इसमें लॉगिन फॉर्म का भी था ऑप्शन, मतलब किसी किसी को वो था टू डू और किसी को लॉगिन ऐसे भी दिया हुआ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ गिवन UI इमेज create it with HTML, CSS, JS, but without any googling and on non-suggestive ID, और ऐसा हम कुछ। और हम टाइम फ्रेम भी था क्या इसका? सर वर्ड पे था, ये वर्ड पे था। हाँ, हाँ वही लिखा ना, non-suggestive ID, मतलब वही हो गया, वर्ड ही हो गया। और हम इसका ना मतलब ब्राउजर में आउटपुट भी नहीं देख सकते कि वो क्या रिजल्ट दे रहा है। ठीक है। और कितने टाइम में बनाना था ये यार जो सेकंड राउंड था ना, ये 1.5 घंटे का था, मतलब कैमरा ऑन 1.5 करके ऑनलाइन? hours। कैमरा ऑन। ये और खाली यही नहीं, और भी चीजें थी सेकंड राउंड में। एक तो 4 क्वेश्चन थे 1.5 घंटे में। हाँ, एक आउटपुट बेस्ड था JS का, और एक था उसमें एक एरे दिया हुआ था, और एरे में क्या करना था, एरे का ही कोई क्वेश्चन था JS का, एग्जैक्टली याद नहीं। आउटपुट बेस्ड था ना? नहीं नहीं, कोड करना था वो। अच्छा, एरे तो का ही था, JS एरे का कुछ था, वो कोड करना था। प्रॉब्लम डीएस था सर। इन JS बट कोड JS में। और arrays, ठीक है। ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन थे, DS से दोनों एरे 30, के थे, अलग अलग थे, लेकिन कोड JS में करना। ठीक है। इन सब और 1.5 घंटे का टाइम। ये 3 चीजें 1.5 घंटे। हाँ जी, 2 क्वेश्चन थे कोड करने वाले, एक आउटपुट और एक UI वाला, ये 1.5 घंटे में 4 चीजें करनी। ठीक है, और इसके आगे राउंड कोई था? इसके आगे असाइनमेंट राउंड था, वही जो आपको पता ही है। ठीक है, हाँ जी, तो मैं राउंड सेकंड राउंड क्लियर नहीं हो पाया था, कोई वो नहीं, पेजेस वगैरह मेरे रह गए, मतलब हाँ बोल जल्दी बोल। बना नहीं। कोई नहीं, असाइनमेंट राउंड, ठीक है।
क्या सर ये शायद अभी चल ही रहा है, मुझे लगता है अभी अभी चल रहा इसका है रिजल्ट असाइनमेंट नहीं आया। राउंड? हाँ, मुझे एक बच्चे का मैसेज आया तो था असाइनमेंट राउंड के लिए, वो कह रहा था। ठीक है, इसके बाद सभी चलो चल रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पे। तो जिन लोगों अभी मेरे ख्याल से अभी जस्ट कंपनी आई है, इनका तो भी चल रहा है ना इंटरव्यू, जिन लोगों की अभी जस्ट आई है जिस क्लास में है, वो इसको बहुत ढंग से देख लें, आपके साथ भी कुछ ऐसी होने वाला होगा इसका मतलब। ठीक है, तो मेरे ख्याल से राउंड 1 में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे सी सी प्लस लिखा हुआ है, बट यार जावा से ना ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं ना इसमें आपसे एक क्लास। चीज और है सर, इसमें सेकंड राउंड में वो टाइम ले रहे हैं, वो कोड को एनालाइज करके ही रिजल्ट निकाल रहे हैं, एकदम डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा उनका। ठीक है 3 दिन लगाए थे उन्होंने सेकंड राउंड में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ना यार आपका वो फिर कोड की क्लैरिटी, कॉम्प्लेक्सिटी सब चेक करेंगे। सर क्या ठीक। बता रहे हो, एक बार बताइए, मैंने अभी ज्वाइन किया। यार अभी ना एक बच्चे ने जोश का इंटरव्यू दिया था अपने कॉलेज में, तो वो बता रहा था कि उसके क्या क्या राउंड्स हुए थे। तो राउंड 1 ये कुछ हुआ था, राउंड 2 ये कुछ लिखा हुआ है, और राउंड 3 है। ठीक है, ठीक है। तो चलो अच्छा यार, कोई नहीं हर्षित, अगली बार हो जाएगा, टेंशन ना ले। ठीक है, तो मुझे एक चीज पूछनी थी सर इसमें। हाँ पूछो। जैसे ये बता, इन्होंने वो करा हुआ ना कि मतलब कि वर्ड में लिखना है, मतलब तो सर ऐसे पता कैसे चलेगा कि मतलब कि यही आउटपुट आने वाला है जो हमने HTML CSS वगैरह लिखा हुआ है? तो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि किसी ने कोड लिखा हुआ है तो चेप दिया और नहीं है तो मतलब नहीं हो यार पाएगा। ये चीज ना मेंटल मैप से होगी, दिस थिंग विल कम फ्रॉम मेंटल मैप। ठीक है, तो इस चीज के लिए मतलब मैं क्या करता हूँ, इस चीज के लिए मैं ऐसे करता हाँ। हूँ कि मैं कोड लिखता हूँ। ठीक है, अब से दिमाग सोचता हूँ कि जब मैं लिख रहा हूँ ना उससे आउटपुट क्या आएगा। यूजुअली ये काम ना मैं करता हूँ CSS के टाइम पे। जब मैं, आप देखा होगा कभी कभार CSS लिखता हूँ तो मैं लिखते रहता हूँ, अपने दिमाग में सोचता रहता हूँ कि इससे ये आउटपुट आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, और बाद में आके चेक करता हूँ कि क्या हुआ होगा। ठीक है, तो वही चीज आपको करनी पड़ेगी, एंड अगेन वो चीज आएगी प्रैक्टिस से। यस, ये सब ज्यादा अगर हम यूआई बनाते हैं तभी होगा। वही। ठीक है, तो इसके लिए अगेन वही है कि अभी हैकाथॉन भी आ रहा है आप लोगों का, उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अच्छा सर एक तो बार वो जोश वाला जो आपके पास किट पे पड़ा हुआ है वो एक बार लिंक दे देना, जो यूआई बना रहा था। ठीक है यार, वो मैं लिंक भेज दूंगा, मतलब अभी तो सर नहीं। हाँ, टेस्ट के क्वेश्चन भी बता दो सर, जो टेस्ट हुआ था ना जावास्क्रिप्ट में। ये टेस्ट के क्वेश्चन मेरे पे नहीं है। सर अगर जैसे कि कल जावास्क्रिप्ट, टेस्ट देते हैं चैट में। क्या कह रहे हो? सर जावास्क्रिप्ट में देता हूँ मैं चैट में। एक जना बोल दो। सर मैं क्वेश्चन वगैरह भेज देता हूँ जो आपने टेस्ट दिया था ना, उसके 10 क्वेश्चन थे उसमें लोगों के। अच्छा, जो मैंने टेस्ट दिया था मुझे लगा तुम इसकी बात कर रहे हो, जोश की वाली बात कर रहे हो। नहीं ये ठीक वाले नहीं सर, जो आपने ठीक डोम का टेस्ट दिया। ठीक ठीक ठीक, रुको रुको, उस पर आते हैं, उस पर आते हैं। हाँ जी, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि जोश का जिनका होने वाला है अभी, ठीक है, और जिनका नहीं हुआ कोई इशू नहीं है, 6 महीने बाद जैसे कूलिंग पीरियड है दोबारा आप दे सकते हो। तो आप ये देखिए, राउंड 1 में क्या है, आप देखो, मेरे ख्याल से जो ये वाला पॉइंट है ये तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, इसमें कुछ बोलने की मुझे जरूरत नहीं लग रही है। आपको प्रॉब्लम दिख रही होगी ऊपर और नीचे वाले में, जहाँ पे C++ लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो जावा और सी, आप लोग पढ़ रहे हो जावा, ठीक है, जावा और C++ में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बस एक ही डिफरेंस है पॉइंटर का, पॉइंटर का यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों से ये बोलूंगा, पॉइंटर्स पढ़ लो। ठीक है, C++ में पॉइंटर्स पढ़ लो, क्योंकि ये वाली नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाएगी आपकी, पॉइंटर्स पढ़ लो। बाकी सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए C++ का, जो कि ऑलमोस्ट सेम होता है अकॉर्डिंग टू, मतलब जैसे जावास्क्रिप्ट का होता है वैसे सा होता है, कुछ फंक्शन के नाम बदल जाते हैं, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की जगह सी आउट हो जाता है। ठीक है, वैसे इसके लिए स्कैनर के लिए आपका सी इन हो जाता है। तो कुछ सिंटैक्स बदलता है, बाकी लॉजिकली और सिंटैक्स भी ना 1 to 1 होता है, ऑलमोस्ट मैच करता है। बस एक जो चीज पॉइंटर वाली चीज है ये नहीं होती जावा में, ये पढ़ लो। ये एक काफी फेवरेट चीज होती है इंटरव्यू वालों के लिए, फ्रेशर्स को पूछने के लिए, कि पॉइंटर बहुत पूछते हैं वो लोग। तो अभी मेरे शायद से पॉइंटर्स के लिए एक बढ़िया था शायद से, देख लेते हैं अगर आता है तो वो चीज। नहीं, ये वाला। ठीक है, तो फ्री कोड कैम का ये माय कोड स्कूल की वीडियो है ये। ठीक है, तो फ्री कोड कैम क्या है, बेसिकली यार एक जगह है जहाँ पे सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो ये वाली वीडियो भी तुम देखने वाले हो ये कंट्रीब्यूट करी हुई है माय कोड स्कूल ने, और माय कोड स्कूल मुझे बेस्ट लगता है इन टर्म्स ऑफ C++ या सी वाली बातें करने के लिए। ठीक है, तो इसमें इसने पूरी पॉइंटर्स की बात करी हुई है 3.5 घंटे की,
अगर तुम लोगों ने ये चीज देख लिया तो तुम्हें मेरे ख्याल से पॉइंटर में कभी जिंदगी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सर ये भेजो सर। हाँ मैं लिंक भेज देता हूँ यार, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग ये कवर करें, बहुत ही सही है। इसमें ना सारी चीजें दी रखी हैं, जैसे पॉइंटर अरिथमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसके बाद कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू का डिफरेंस बता रखा है, एरेज के अंदर कैसे पॉइंटर काम करते हैं, ठीक है। फिर मल्टी डायमेंशन पॉइंटर्स बता रखे हैं, उसके बाद मेमोरी लीक बता रखा है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। 3.5 घंटे की वीडियो ज़्यादा बड़ी है भी नहीं, तो आप कवर कर सकते हो इस चीज़ को। अच्छा सर राउंड ये गेट सीएस वाले में सी वाला है ना, उतना ही सफिशिएंट नहीं है क्या? क्या कह रहे हो? गेट में सी का आता है, उतना सफिशिएंट नहीं है क्या पॉइंटर्स के लिए? यार गेट का सिलेबस मैंने देखा नहीं है, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। दूसरी चीज, राउंड 2 की बात करें, ठीक है। इसमें ना क्या है, हाई प्रेशर राउंड बोलूंगा इस चीज को मैं। हाई प्रेशर कैसे बोलूंगा, पहले तो आप पे प्रेशर डाल दिया कि भाई आपको उस चीज में कोड करना है जहां पे आप मतलब अपना कोड चेक भी नहीं कर सकते हो, और कुछ विजुअलाइज भी नहीं हो रहा है, और कुछ सजेस्ट भी नहीं हो रहा है। जैसे कि क्या है, आपने देखा होगा वीएस कोड में जब हम कुछ भी एचटीएमएल लिखते हैं तो बहुत सारी चीजें अपने आप ऑटोफिल हो जाती हैं, नोट पैड पे ऑटोफिल नहीं होता है, ठीक है। वहां पे आपको केस सेंसिटिव भी ध्यान रखना पड़ता है कि यार मैं छोटा बड़ा तो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो प्रेशर बना दिया है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा क्या, कि छोटे मोटे यूआई खुद से बनाओ, छोटे मोटे यूआई खुद से खुद से बनाओ नोटपैड के अंदर, ठीक है। या वीएस कोड में बना लो, लेकिन उनको देखना मत, मतलब पूरा कोड लिखो अपने दिमाग में, मेंटली बनाते रहो कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, चाहे तो साइड में पेन और पेपर लेके बना लो, ठीक है, बट ब्राउजर में मत जाओ, ठीक है। उसके बाद अगेन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है कि इनमें प्रॉब्लम होने वाली है, और ये लास्ट का एरे वाले में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इनमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बट टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। टाइम में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे हो सकती है, टाइम की प्रॉब्लम होती है मेरी और पहले हाँ। तो टाइम के लिए मैं ऐसे बोलूंगा, देखो जो आउटपुट वाले क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों को थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। इस पर आप जल्दी कर भी सकते हो। तो अगर मेरे पे 1.5 घंटा है तो मैं इसको 20 मिनट दूंगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। जो ये कोड वाली प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम को अगेन मैं 20 मिनट दूंगा, तो 40 मिनट, ठीक है, मैक्सिमम बता रहा हूँ कि मेरे पे दो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम को 20 मिनट दूंगा, दो प्रॉब्लम्स 40 मिनट हो गए, और बचा हुआ जो आधा घंटा है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। ये था मेरा मैक्सिमम क्राइटेरिया। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, एक्चुअल में कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये चीज होनी चाहिए आपकी 5 मिनट के अंदर, ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा हम पढ़ चुके हैं। जो कोड प्रॉब्लम वाली चीज है, ठीक है, ये मैक्सिमम आपको 25 मिनट लगने चाहिए, और सारा बचा हुआ टाइम यहाँ पे देना चाहिए, ठीक है। ये चीज होनी चाहिए, बट अगर आप ऐसे भी यूटिलाइज करते हो तो ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी बात रही असाइनमेंट राउंड की, असाइनमेंट मैंने आपको इन लोगों को दिखा रखा है, असाइनमेंट होते कैसे हैं, वही चीज है, ठीक है। कोई भी असाइनमेंट आपको मिल सकता है, फोटो मिलती है एक बड़ी सी, और टाइम मिलता है आपको करने का, ठीक है ना। इसके बाद आई गेस और टेक्निकल राउंड्स नहीं होंगे, या हो सकता है, मुझे पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल पर्सनल इंटरव्यू राउंड। ये हाँ जो सेकंड राउंड था ना जेएस का, जिसमें दो क्वेश्चन कोड करने थे, हम्म, ये भी प्लेन वर्ड पे ही था, नॉन सजेस्टिव आईडी पे, बिल्कुल ठीक है। ब्लैंक कैनवस ये तो भी। ये पूरी चीज हमारी नॉन सजेस्टिव आईडी पे होती थी, हाँ जी ठीक। सर हाँ बोलो। तो ये बताओ, ये जो इंडस्ट्री वाले जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं उसमें डॉम का कॉन्सेप्ट भी पूछना है क्या? कि मैंने हाँ बहुत सारे किया, डॉम का कॉन्सेप्ट पूछा नहीं। देखो यार, डॉम का कंसेप्ट ना इसलिए पढ़ाया जाता है तुम्हें इतना ज्यादा, कि डॉम का कंसेप्ट तुमसे डायरेक्टली वर्बल इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे, तुम्हारे यहाँ पे काम आएगा, इधर इस राउंड में, अच्छा। ठीक है। मतलब मेरे पे एक असाइनमेंट पड़ा हुआ है जिसमें डॉम का लोकल स्टोरेज भी यूज किया गया था, डॉम की मैनिपुलेशन भी यूज की गई थी, सब कुछ यूज करा गया था डॉम का, ठीक है। तो वर्बल इंटरव्यूज में इतना नहीं पूछा जाता डॉम, क्योंकि वर्बल इंटरव्यू में पूछना ना सेंस नहीं बनाता, क्योंकि वर्बली क्वेश्चन के ज्यादा अच्छे बन नहीं पाते। बट असाइनमेंट जो राउंड होता है आपका, ये वाला जो राउंड होता है, इसमें आप ढंग से कर सकते हो डॉम का इस्तेमाल। सर ये डॉम और जे क्वेरी में क्या डिफरेंस है? डॉम और जे अभी बात दोनों सेम करेंगे, वर्क करता है क्या? अभी बात करेंगे जेक्वेरी की, अभी बस आज बात करने वाले हैं। हाँ बोलो। सर जो डॉम है और ये असिंक वेट या फिर एसिंक्रोनस, ये सब जो है,
तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जैसे कि डॉम तो यूज होता होगा मैनिपुलेशन के लिए साइट को, और ऑटोमेशन में ही ज्यादा असिंक अवेट ये सब यूज होते होंगे ना। देखो असिंक अवेट जो ये चीजें हैं ये क्या है, ये तो आपका जो जावास्क्रिप्ट होती है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के फीचर्स हैं। जैसे कि हमारी जावा लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज में आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है, वो क्या काम करता है, वो कुछ प्रिंट करने का काम करता है, वो जावा का फीचर है, ठीक है। वैसे एसिंक अवेट जावास्क्रिप्ट का एक फीचर है। अब उस फीचर को यूज करके आप क्या कर सकते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो हमने उस फीचर को यूज करके ऑटोमेशन कर ली, उस फीचर को यूज करके आप कुछ और भी कर सकते हो, ठीक है। वो फीचर डॉम में यूज होता है, मतलब डॉम मैनिपुलेशन में डॉम में यूज कर सकते हो। हाँ, कब कर सकते हो, जब आपको नेटवर्क कॉल्स मारोगे। अब अपनी अभी तक हमने एपीआई वाला काम नहीं करा, एपीआई वाला काम हम रिएक्ट के अंदर करेंगे। तो वहां पे आप देखोगे कि आप एसिंक अवेट चीजें यूज कर रहे होगे एपीआई कॉल्स मारने के लिए, कि आपको नहीं पता ना कि वो एपीआई का कॉल, जो नेटवर्क कॉल आप मार रहे हो, उसका डाटा कब वापस आएगा। तो वहां पे आपको एसिंक अवेट चीजें यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो ये बातें हो गई, ठीक है। आप एक बार वो बता दो कौन से यूआई की प्रैक्टिस करिए सेकंड राउंड के लिए। इसके लिए 2-3 ऑप्शन देता हूँ तुम लोगों को मैं। एक तो तुम्हारा कुछ ये है यार, 100 days ऑफ सीएसएस चैलेंज करके आता है, अपने क्लास में एक बार बताया, ये कुछ होता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा हार्ड वाले मत करने से, ये तो कुछ ज्यादा एनिमेशन वगैरह ये मत करना, ठीक है। और थोड़े से होते हैं, जैसे ये सिंपल सा है, ठीक है। इसको कोड कर लो बिना देखे, मतलब बिना ब्राउजर को खोले इसको कोड कर लो, ठीक है। सिमिलरली आप इसको कोड, ये थोड़ा दोबारा हार्ड हो गया, मतलब इसमें से जो इजी वाले प्रॉब्लम्स है ना वो बिना देखे कोड कर लो। जैसे ये थोड़ा सा इजी सा है, इसको कोड कर लो, ठीक है। तो ये चीज है, एक तो ये हो गया तुम्हारा। इसको मैं शेप्स वगैरह कैसे प्रिंट होंगी, जैसे ये सब शेप्स वगैरह ना जो पीछे थी। कुछ नहीं यार, सर्कल्स है सारे, सर्कल्स को मैनिपुलेट कर रहा हुआ है। जैसे ट्रायंगल भी था ना उसके ईयर्स में कुछ। हाँ, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है क्लिप पाथ, क्लिप पाथ यूज करते हैं यार। मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस चीज को। और सर ये जो कॉमेडी आती है फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, बैक एंड डेवलपर के लिए, तो डीएसए में इतना हार्ड क्वेश्चन क्यों पूछ दिया? जस्ट एक कंपनी आई थी, मैंने उसका सेकंड राउंड पे गया था, सेकंड राउंड के बाद हुआ नहीं, पहले राउंड में तो उसने ग्राफ का क्वेश्चन पूछा, बहुत ही शानदार 3 ग्राफ का क्वेश्चन पूछा, कर दिया। सेकंड राउंड में एक ही क्वेश्चन पूछा, 3 घंटा का पूछा, वो नहीं पाया। अच्छा, तो ये फ्रंट एंड डेवलपर के लिए रहा था, उन्हें नॉलेज था जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, एचटीएमएल, रिएक्ट वेक्ट जानना था, पर ये डीएसए की इतनी हार्ड क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? देखो पता ना, एक तुम थोड़ा सा गलत, मतलब तुम क्या, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, तुमसे बड़ा थोड़ी हूँ, कि हम ना थोड़े से गलत टाइम पे ये चीजें कर रहे हैं। गलत टाइम क्यों, मतलब गलत टाइम भी नहीं, क्या कर सकते हैं, ऐसी चीज हो चुकी है हमारे साथ कि जैसे पेप कोडिंग है, ठीक है, वैसे और भी काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, काफी सारी कंपनीज, तो सब लोगों ने, आप सब का, सारी जो भी इंडियन इंजीनियरिंग सिनेरियो हमारा, उस सब का उन लोगों ने इतना ज्यादा डीएस का लेवल बढ़ा दिया है कि कंपनीज को जानबूझ के हार्ड करना पड़ रहा है। मतलब उनको जरूरत भी नहीं है इतनी, पर वो जानबूझ के, क्योंकि उनको बच्चे चुनने हैं, तो जानबूझ के हार्ड कर दिया उन लोगों ने इतना ज्यादा, ठीक है। तो जैसे कि मुझे एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जस्ट पे कंपनी जो आई है अभी हर जगह यही काम करती है जस्ट पे। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ मैं कि जैसे ये देखो आप, पहले क्या होता था, मतलब पहले इन द सेंस मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने सीनियर्स की बात करता हूँ। तो उनके टाइम पे ना, मतलब ये बात कर रहा हूँ मैं 3 साल पहले वाली, 3 साल पहले प्रायर, 3 years प्रायर। तो उनके टाइम पे लीड कोड के अगर आपने 300 सवाल सॉल्व कर रखे होते थे, ठीक है, या फिर ऐसी कोड शेफ में कुछ थोड़ा बहुत 3 स्टार होते थे आप, तो बहुत बड़ी बात होती थी कि यार बंदे ने बहुत सारी डीएस करी हुई है। अब क्या है कि 300 सवाल तो मामूली मानते हैं लीड कोड में कि कोई भी कर लेगा, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट 800-900 तो करके आओ, ठीक है। तो वही है कि क्या हुआ कि सब लोगों ने देखा कि भाई डीएस डीएस चल रही है, तो सब लोगों ने अपने डिसीजन बहुत हाई कर लिए है, ठीक है, कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। अब कंपनीज को क्या सिलेक्ट करना है, तो कंपनी चाहती है कि इनके पास हमेशा बेस्ट बंदा ही आए, तो उन लोगों ने भी अपना जो डीएस का लेवल है वो हाई कर लिया है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई इससे, प्रॉब्लम ये हो गई कि जो एक्चुअल स्किल्स की बात आती है ना, जो उनको चाहिए, जैसे एक फ्रंट एंड की जॉब है,
व्हाई डू यू नीड टू नो ट्रीज फॉर अ फ्रंट एंड जॉब? फ्रंट एंड जॉब में आपको ट्रीज क्यों पता होना चाहिए? फ्रंट एंड जॉब में आपको लिंक लिस्ट की क्या जरूरत है? आपको यस सर, HTML का कोड लिखना है, CSS लिखनी है, रिएक्ट लिखनी है, इन सब में आपको लिंक लिस्ट कहाँ यूज करनी है? नहीं यूज करनी है, ठीक है। यही मुझे फिर जानना था, ये जब कंटेंट ले रहे हैं तो लिंक लिस्ट घूम पे जाएंगे, फिर भी वो ये आपसे बोलेंगे भैया कि एक लिंक लिस्ट को रिवर्स करके दिखा दो, ठीक है। तो वही चीज है कि DSA के लेवल ना ये चीज हो गई है कि सब लोगों ने इतना बढ़ा दिया कि कंपनीज को ये करना पड़ रहा है, ठीक है, हालांकि इनको जरूरत भी नहीं है। तो उसके हम अब कुछ सॉल्यूशन तो हमारे पे है नहीं। सॉल्यूशन यही है कि भाई खुद का लेवल भी हम बढ़ा लें, है ना। तो खुद का लेवल बढ़ाते हैं। बाकी की ऐसी बात नहीं है, कंपनीज आती है, डेव की कंपनीज आती है जिनको DSA से बिल्कुल मतलब नहीं होता। अभी भी वैसी कंपनीज बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं, तो घबराओ मत उस बात को लेके। मैंने आपको 2 साइट्स भेजी हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये भी एक अच्छी साइट मुझे लगी। इस साइट में छोटे मोटे आते हैं, जैसे कि कुछ ये देख लेते हैं, सिंपल सिंपल UI होती है इनकी। जाओ। सर ठीक है। कोडिंग में जितनी कंपनियां आएंगी असाइनमेंट तो देंगी ही हमें। हाँ असाइनमेंट देंगे यार। सर इनका DS ठीक है, राउंड भी होगा जैसे इनका? सिंपल कोडिंग, ये डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी। मतलब ऐसे यू कैन नॉट मतलब से कि भाई DS होगा होगा, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बोला था कि ये साइट है, यहाँ पे आके आप कोड की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो जो इन लोगों ने बना रखा है ना, इसको रिक्रिएट करने की कोशिश करना। बस कैसे रिक्रिएट करना? बिना देखे। तो अगर आपने बिना देखे रिक्रिएट कर पाओगे आप, ठीक है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका हो भी जाएगा, ठीक है जी। तो एक अच्छा भी लग रहा है मुझे दिखने में चीज। चलो हाँ जी, तो आते हैं वापस। सर बैकएंड रोल्स के लिए भी ये प्रैक्टिकल जैसे फ्रंट एंड में जो डेव का देखते हैं वैसा देखते हैं क्या, असाइनमेंट देखे? बैक एंड रोल्स, हाँ मतलब प्रोसीजर तो सेम सही होता है, बट बैक एंड रोल्स का थोड़ा सिनेरियो जो लैंडस्केप है वो बहुत डिफरेंट है। बैक एंड रोल्स के लिए जो कंपटीशन है दैट इज वेरी हाई। हाई इन द सेंस कि जो असाइनमेंट होता है ना, यहाँ पे असाइनमेंट क्या है कि एक वेब पेज बना के दिखा दो जो हमने फोटो भेजी है। बैक एंड रोल्स का जो टास्क होता है दैट इज कि भैया जी हम चाहते हैं कि आप यूडेमी का क्लोन बना के लेके आओ। दैट इज द असाइनमेंट राउंड, ठीक है। और मैंने ये चीज देखी है, दे आस्क यू टू मेक द क्लोन ऑफ यूडेमी, ठीक है। एंड जो मतलब नया फ्रेशर होगा जिसने इतनी बैकएंड नहीं करी होगी उसके लिए वो चीज हार्ड हो जाएगी काफी ज्यादा, क्योंकि यूडेमी में ना सिर्फ स्टूडेंट साइड नहीं है, इंस्ट्रक्टर साइड भी है। स्टूडेंट साइड तो फिर भी कंपैरेटिवली इजी है कि एक ई-कॉमर्स स्टोर हो गया, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर साइड है जहाँ पे आप एक्चुअली कोर्स क्रिएट करते हो, वीडियो अपलोड करते हो, दैट इज अ वेरी हार्ड पार्ट टू क्रिएट, ठीक है। पूरा डेटाबेस बनाना सर? हाँ डेटाबेस, पूरा डेटाबेस बनाना पड़ता है आपको। तो बैकएंड में मतलब अ वेरी टफ लैंडस्केप टू क्रॉस, ठीक है। मतलब अगर आपने क्रॉस कर लिया तो आप बहुत तगड़े इंसान हो, ठीक है। अ वेरी हार्ड लैंडस्केप टू क्रॉस नाउडेज बैकएंड। बैकएंड के लिए आई विल रिकमेंड यू, देयर इज अ गाय विच आई पर्सनली फॉलो, ठीक है। उसका नाम है हुसैन नासर, ये बंदा है, ठीक है। ये बंदा बैकएंड का गुरु है, ठीक है। ही नोज एवरीथिंग अबाउट बैकएंड, सालों से बैकएंड करता हुआ आया है। तो अब इसके कुछ ट्यूटोरियल्स नहीं है इसके, मतलब ऐसे कुछ पढ़ाता नहीं है कि भाई लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे कोई ट्यूटोरियल नहीं है। रैंडम वीडियोस बनाता है, लेकिन इस पे सारी जो चीज़ होती है नॉलेजेबल होती है। एंड ये आपको बताता है कि एक्चुअल में बैकएंड लैंडस्केप आपके पास क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बैकएंड के लिए। बहुत टफ कंपटीशन है बैकएंड, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ दे भी रखा है, अच्छा ये बैकएंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सर ये कैंपस प्लेसमेंट और ऑफ ऑफ कैंपस में भी डिफरेंस है क्या, ये मतलब प्रोसीजर में रिक्रूटमेंट? हाँ डिफरेंस आता है। मतलब कैंपस प्लेसमेंट इज कंपैरेटिवली इजी एंड ऑफ कैंपस इज हार्ड, क्योंकि सर कोई कोई ऑफ ऐसा कैंपस क्यों बहुत सर? हार्ड करना करता है। क्या कह रहे हो? ऐसा अभी एक कॉग्निजेंट कंपनी आई हमारे कैंपस में आई थी, उसने एफटी राउंड ली, वर्बल राउंड ली, इंग्लिश राउंड ली, उसके बाद कोडिंग राउंड भी ली। अभी ऑफ कैंपस आई है जिसमें सिर्फ एफटी ले रही, वर्बल ले रही है और रीजनिंग ले रही है, और कुछ भी नहीं ले रही। नो कोडिंग, नो डिबगिंग, कुछ भी नहीं। ये कॉग्निजेंट इज नॉट अ गुड कंपनी टू वर्क फॉर। मतलब मैं कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा, कंपनी इज नाइस, बट इन द सेंस कि उनके ज्यादातर जो मैंने पैकेजेस देखे हैं दैट आर लो पेइंग,
और आउटसोर्सिंग ज्यादा। हाँ मतलब ज्यादा, मुझे ज्यादा हाई पेइंग पैकेजेस कॉग्निजेंट के दिखते नहीं है। तो दैट इज प्रोबेबली द रीजन कि उनका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है इंटरव्यू का। जिनके पैकेजेस अच्छे होते हैं उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है। ठीक है। अच्छा सर ये एसेंचर के बारे में क्या ख्याल है? सेम यार, सेम बकेट में एसेंचर, कॉग्निजाइट, विप्रो, टीसीएस सब सेम बकेट में। ठीक है। हालांकि विप्रो और टीसीएस का फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाई उनके कोडिंग राउंड्स बहुत हार्ड होते हैं। खासकर कि वो अपना टीसीएस का कोड वीटा जो होता है, कोड जो वीटा हार्ड होता है। टीसीएस डिजिटल के लिए होता है, जो 7 लाख का पैकेज है। ठीक है। तो वो तो पता नहीं उन लोगों ने क्या ही कर रखा है उसके अंदर, कॉम्पिटिटिव लेवल पे ले गए, बहुत हाइट करते हैं। सर ये लोग का भी तो होता है, कॉग्निजेंट का भी होता है हाई लेवल का 6.5, उसका भी, उसमें भी अच्छा 2 प्रोफाइल होता है। कॉग्निजेंट का 3.5 है, 4.5 है और 6.5 भी है। अच्छा एसेंचर का भी 4.5 है, 6.5 है। ठीक। दोनों अलग अलग है। जैसे अगर एसेंचर का है एएसी रोल है, एफएससी रोल है, अभी तुरंत हमने एसेंचर का इंटरव्यू दिया है, तो पूरा राउंड ही हो गया उसका क्लियर, तो रिजल्ट आने का बाकी है। तो उसमें एक फुल स्टैक इंजीनियर का जिसमें 6.5 पे करते हैं, उसके बाद एसोसिएट इंजीनियर इसका 4.5 पे करते हैं। सेम रोल कॉन्जेंट के साथ की है, वो भी एक एनालिस्ट का देता है पोर्टफोलियो प्रोफाइल, उसके लिए 4.5 पे करता है। और उससे और ज्यादा है जिसको जेंसी नेक्स्ट बोलते हैं, जेंसी में 4.5, जेंसी नेक्स्ट में 6.5 देता है। तो ऐसे भी कैपजेमिनी का भी ऐसा ही सीन है, ये लोग का मतलब दोनों मैं तुमसे ये बोलूंगा कि अगर तुम उतने हाई लेवल की डीएस कर रहे हो, ठीक है, तो मैं तुमसे क्वेश्चन बोलूंगा कि व्हाई टू गो फॉर कॉग्निजेंट, टीसीएस, विप्रो? अगर तुम लोगों ने इतनी डीएस पढ़ ही ली है तो व्हाई नॉट क्रैक अमेज़न? अमेज़न में भी सेम लेवल की डीएस पूछेंगे जितना। सर हाँ बोलो। सर इन्फोसिस का लिया था, तो इन्फोसिस में क्या होता है कि एप्टी होता है, उसमें ना कोडिंग पूछी जाती है ना कुछ पूछा जाता है। 4 लाख एलपी का मतलब ऑन कैंपस तो इतनी आसान होता है, ऑफ कैंपस भले ही थोड़ा मुश्किल हो, बट ऑन कैंपस तो आसान होता है इन्फोसिस और टीसीएस, जहाँ तक यार मतलब मेरे दोस्तों जो ने। आपका ये है ना, कौन कौन सी कंपनी है, इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, सर्विस बेस्ड बेसिकली। हाँ, ये मास रिक्रूटर्स हैं यार। ठीक है। तो वो ये इन मास रिक्रूटर्स के लिए इनको कंपनीज, मतलब बेसिकली क्या होता है ना, इनको लोग चाहिए होते हैं, दे हायर फास्ट दे फायर फास्ट, इनका जो रूल होता है, दे हायर फास्ट फायर फास्ट। तो वो बहुत बल्क में उठाते हैं, जल्दी जल्दी काम कराते हैं, उनको लगता है जो बेकार लोग हैं उनको जल्दी निकाल देते हैं। ठीक है, ये इनका रूल है, हायर फास्ट फायर फास्ट। तो उसके लिए ये लोग ऐसे नहीं देखते कि बंदे को बहुत कोडिंग आती है, क्योंकि इनको पता है अगर बंदे ढंग से काम नहीं करेगा जल्दी निकाल दूंगा उसे मैं, तो इतना टेस्ट भी नहीं करते। इसलिए कॉलेज में आते हैं, बल्क में उठाते हैं, छोटा मोटा एप्टी लेते हैं, पर्सनल राउंड लेते हैं और निकल जाते हैं। सिंपल रूल है। ठीक है। तो वही अगेन की और उनके बाद फिर इनकी जो अपर प्रोफाइल आप लोग बोल रहे हो, जैसे टीसीएस डिजिटल है, तो इनकी जो अपर प्रोफाइल है उनमें बहुत हार्ड डीएस पूछने लग गए हैं लोग फॉर सम रीजन। तो वो ये कि अगर यार आप इतनी हार्ड डीएस कर ही रहे हो, है ना, तो व्हाई टू सेटल फॉर टीसीएस और एसेंचर? अगर आप इतनी हार्ड डीएस कर रहे हो तो व्हाई नॉट गो फॉर लाइक्स ऑफ अमेज़न, लाइक्स ऑफ से आपका स्प्रिंकलर। इतनी हार्ड डीएस पढ़ ही लिए तो अच्छी कंपनी में जाएंगे ना, और बेटर कंपनी में जाएंगे, यहाँ पे बेटर पैकेज होगा। ठीक है। सर सब तो सर अमेजोन में नहीं जा सकते ना, 120 बच्चे तो इसी बैच में है। यस सर। अरे तो मैंने बोला लाइक्स ऑफ अमेज़न यार, और कंपनियां बहुत, कंपनी कमी थोड़ी है इंडिया में, कंपनी कमियां थोड़ी हैं सर इंडिया में। फ्रंट एंड में असाइनमेंट जो राउंड होता है, इसमें बेसिकली ये वेब पेजेस और फिर मैनिपुलेशन के लिए ही देते होंगे ना, हाँ जेएस लगा के मैनिपुलेट करो साइट को। हाँ यार, मतलब देखो, दोनों हो सकते हैं, देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ असाइनमेंट। ठीक है। एक तो हो सकता है कि यूआई यूएक्स असाइनमेंट, जिसमें उनको फंक्शनैलिटी नहीं होती है, बस दिखने से मतलब होता है, तो उसमें आपको सीएसएस बहुत अच्छा आना चाहिए। और दूसरा होता है फंक्शनैलिटी असाइनमेंट, जिसमें आपको जावास्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से करवाते हैं। ठीक है। तो ये सर दोनों ये इनके टाइम कुछ देते होंगे कि तुम करके सबमिट कर दो या फिर हमारे सामने करो ऐसा? आई गेस 1 हफ्ता देते हैं। बताओ जो लोग दे रहे हैं, जिनको पता है कुछ कितना टाइम देते हैं, जोश कितना टाइम दे रही है पता है? जो शायद 29 को सबमिट करना और रिजल्ट 3-4 दिन पहले, तो अराउंड हफ्ता ही लगा लो। हाँ, तो वही अराउंड 1 हफ्ता देती है फिर। ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे क्या बात कर रहे थे हम लोग, ये चीजें मैं यहाँ से हटाना चाहूंगा पहले। ठीक है। सर बूटस्ट्रैप का भी सीएसएस का एडवांस वर्जन ही होता है ना? बूटस्ट्रैप यार एक फ्रेमवर्क है, अभी उस पर ही आ रहा हूँ बस। ठीक है। तो आज जो मुझे थोड़ा सा और चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है, वो आपकी jQuery और बूटस्ट्रैप करनी है। ठीक है। तो इधर आते हैं, बूटस्ट्रैप पे आते हैं।
सर एक बार एंगुलर बता दो, क्या बताया था? क्या बताऊं? एंगुलर के बारे में क्या बताया था वो? एंगुलर में कुछ नहीं पता, मैं बोला ऐसा एंगुलर पढ़ लो या रिएक्ट पढ़ लो, एक चीज पढ़ के जाओ और कुछ नहीं। बहुत सेम है क्या एंगुलर दोनों? वो दोनों फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स हैं, दोनों की फिलॉसफी बिल्कुल डिफरेंट है। एक गूगल ने बना रखा है, एंगुलर गूगल का बेस्ड है, और रिएक्ट फेसबुक की ने बना रखी है। पॉपुलर ज्यादा रिएक्ट है, इसलिए रिएक्ट की ओपनिंग ज्यादा होती है। लेकिन कंपनी कहती है कि तुम्हें दोनों में से कुछ भी आता तो चलेगा मेरे लिए, ठीक है। अच्छा, तो हाँ यार, बूटस्ट्रैप की बात करते हैं। जैसे इन लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ ही है, क्या लिखा हुआ है, बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स विद बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप है क्या? बूटस्ट्रैप आगे कुछ नहीं है, एक फ्रेमवर्क है। कौन सा फ्रेमवर्क है? CSS का फ्रेमवर्क है, जिसके थ्रू आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, मतलब जो मोबाइल में ठीक लगे वैसी वेबसाइट्स बहुत जल्दी बना पाओ। एग्जाम्पल्स के लिए इनके एग्जाम्पल सेक्शन में आते हैं। तो इन लोगों ने क्या कर रखा होता है, कंपोनेंट्स बना रखे होते हैं। इन लोगों ने कंपोनेंट्स बना रखे होते हैं, तो आई गेस डॉक्स के अंदर है वो, हाँ। ये कुछ इन लोगों ने कंपोनेंट्स बना रखे हैं पहले से। ये आपका अकॉर्डियन नाम का कंपोनेंट होता है, इसको बोलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। नीचे इन लोगों ने कोड दे रखा होता है पूरा, इस कोड को कॉपी करो कॉपी बटन से, और जहां आपको चेंज करना है वहां चेंज कर दो। और जो पूरा कंपोनेंट है ना रिस्पॉन्सिव है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भैया इसको CSS की स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करो यहाँ से। सिमिलरली आपके पास और कंपोनेंट्स होते हैं, अलर्ट कंपोनेंट है ये वाला, ब्रेड कम कंपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद कार्ड्स हैं आपके पास, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के कार्ड्स होते हैं। तो कुछ नहीं है, सिंपली उन्होंने ये बोला है कि हमारी जो CSS स्टाइलिंग शीट है वो डाल दो, और ये वाली HTML लिख दो, आपको अपने आप ये वाला कंपोनेंट मिल जाएगा अपने वेब पेज के ऊपर। इतनी सी चीज है बूटस्ट्रैप, ठीक है। और तो अगर इसमें नॉर्मल डिव वगैरह चाहिए हो तो क्या? नॉर्मल डिव चाहिए तो नॉर्मल डिव बना लो, HTML से क्या प्रॉब्लम है? नहीं मतलब जैसे ये रिस्पॉन्सिव डिव। हाँ, उस पे आते हैं। तो देखो, पहले तो क्या है, इनके ना इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अब क्या है कि आपको कंटेनर्स भी चाहिए ना, कंपोनेंट्स तो ठीक है, आपको कंटेनर्स भी चाहिए, तो उसके लिए लेआउट पे आते हैं। अब लेआउट पे आपके पास कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको ना ऐसे दिखाने की बजाय एक काम करता हूँ, मैं लाता हूँ पेन लिया था, 2 सेकंड रुको, एंड पेन से बताता हूँ फिर आपको चीज़। तो ये यूज करना अलाउड होता है? ठीक है, तो पेन लिया है अपने यहाँ पे। हाँ जी। तो क्या होता है यार, जैसे बूटस्ट्रैप है ना, बूटस्ट्रैप में एक तो आपके होते हैं, बेसिकली बूटस्ट्रैप है क्या, इस बात पे चलते हैं। बूटस्ट्रैप कुछ नहीं है, एक CSS का फ्रेमवर्क है, जिससे आप बहुत फास्ट वेब पेजेस बना सकते हो, रिस्पॉन्सिव, सर ये ठीक है। फ्रंट एंड के लिए ही होता है ना सिर्फ बूटस्ट्रैप, तो बैक एंड के लिए तो काम नहीं करेगा ना कुछ? ऑब्वियसली यार, वेब पेजेस बनाना है ना, डिजाइन करने के लिए काम होता है। बैकएंड कैसे, बैकएंड वाली चीज कहाँ से आ गई यहाँ पे, है ना। अब हाँ। इसमें क्या होता है, इसमें बोलते हैं कि आप हमारी इनकी कुछ फाइल्स हैं, ठीक है। कुछ CSS की फाइल्स हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं। ये कहते हैं कि आप ये वाली फाइल्स अपने कोड में डाल दो, इंपोर्ट कर लो, ठीक है। और आप हमारा लिखा हुआ HTML लिखो। हमारा लिखा हुआ HTML, उसमें हमने कुछ स्पेशल क्लासेस यूज करी गई है। अब वो क्लासेस लिखो, आपको अपने आप स्टाइलिंग मिल जाएगी हमारी, और वो स्टाइलिंग रिस्पॉन्सिव होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वही मैंने आपको चीज दिखाई थी कि यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है पूरी, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये कुछ क्लासेस यूज कर लो, अपने आप को आपको रिस्पॉन्सिव चीजें मिल जाएंगी। अब बूटस्ट्रैप क्या बोलता है कि ये तो बात हो गई कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट्स की बात हो गई, UI की बात हो गई, कि आपको बटन्स चाहिए तो हमें आपको स्टाइल बटन मिल जाएंगे,
ठीक है। अब एक चीज और होती है, हमें कंटेनर्स भी चाहिए होते हैं, जैसे कि हमारे पे div और span होते हैं, div और span होते हैं। सिमिलरली हमें क्या चाहिए होता है, हमें रिस्पॉन्सिव कंटेनर्स भी चाहिए होते हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए बूटस्ट्रैप ने हमें एक क्लास दे रखी है जिसका नाम है डॉट कंटेनर। ठीक है। तो इस क्लास के अंदर डॉट कंटेनर है, एक डॉट रो है, ठीक है, और एक डॉट कॉलम। तो इन तीन क्लासेस को यूज करके, ये तीनों क्लासेस आप किसी भी एलिमेंट ला सकते हो, किसी भी HTML एलिमेंट ला सकते हो आप, तीनों क्लासेस। और इन तीनों क्लासेस को यूज करके आप अपने रिस्पॉन्सिव एम्प्टी कंटेनर्स पा सकते हो। ठीक है। तो क्या करता हूँ आप लोगों के लिए, सबसे पहले तो मैं बूटस्ट्रैप डाल देता हूँ एक वेब पेज पे। तो होम पे आते हैं, गेट बूटस्ट्रैप। ठीक है। ये कुछ लिंक्स हैं जो आपको डालनी है। ठीक है। तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, CSS की लिंक ये रही, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट की लिंक ये रही। तो कॉपी करना है, एक वेब पेज बना लेते हैं यहाँ पे। तो index.html या bootstrap.html कर देते हैं, bootstrap.html। ठीक है। हाँ जी, ये लिंक्स ले आता हूँ यहाँ से। CSS की लिंक है, यहाँ पे डाल दी। ठीक है। जावास्क्रिप्ट की लिंक है, नीचे डाल दी। ठीक है, दोनों ये लिंक कुछ लिंक्स, जरूरी है, कोई ये नहीं हाँ दोनों जरूरी है। पहली वाली जो आपकी CSS वाली लिंक है, ये तो आपको स्टाइलिंग देगी। दूसरी जो जावास्क्रिप्ट लिंक है, आपको ये लिंक आपको उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो देगी। ठीक है। तो इस जो इनके कंपोनेंट्स है उनमें थोड़ी सी फंक्शनैलिटी भी है बाय डिफॉल्ट, वो फंक्शनैलिटी भी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। अब जो बूटस्ट्रैप है ना, बिहाइंड द सीन्स वो jQuery यूज करता है, बिहाइंड द सीन्स वो jQuery यूज करता है। ठीक है। तो उन लोगों ने इस जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर jQuery भी डाल रखी है पहले से, आपको खुद लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है पहली से। अब पहले तो आपको लिखना पड़ता था, पहले तो आपको jQuery भी साथ में इंपोर्ट करनी पड़ती थी। अब क्या है, अब वो एक बंडल फाइल निकालने लग गए हैं जिसमें पहले से इंक्लूडेड सारी चीजें, आपको खुद लिखने की जरूरत नहीं, मतलब खुद इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ, बट सबसे पहले तो, हाँ बोलो। अगर हमें अपनी कुछ जेक्वेरी भी लिखनी है इसके साथ, इनके एलिमेंट्स के अलावा भी हम कुछ एलिमेंट्स बना रहे हैं, उसकी जेक्वेरी लिखनी है, तो फिर उसके लिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी या यही वाली चल जाएगी? करनी पड़ेगी, क्योंकि हुआ क्या, सीन क्या हुआ है, देखो सीन ये हो गया है। जो आपकी बूटस्ट्रैप थी, बूटस्ट्रैप वर्जन 4 तक, यहाँ पे तो आपको जो jQuery थी, एक्चुअल जो jQuery थी, एक्चुअल जो jQuery की लाइब्रेरी है, वो वाली लाइब्रेरी यूज करता था बूटस्ट्रैप। ठीक है। बूटस्ट्रैप वर्जन 5 में क्या हुआ कि जो एक्चुअल लाइब्रेरी थी jQuery की वो हटा दी, वो लोग अब खुद की कुछ यूज करते हैं जो कि jQuery की तरह सिमिलर है बट एग्जैक्टली jQuery नहीं है। ठीक है। उसका नाम क्या है, उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है पॉपर। ठीक है। और वो पॉपर ही इस बंडल के अंदर मिलती है। तो अगर आप बूटस्ट्रैप 4 यूज करते हैं, ठीक है, तब तो आपको jQuery इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती अलग से, jQuery मिल जाती है आपको बूटस्ट्रैप 4 के अंदर ही। बट क्योंकि 5 में अब jQuery नहीं है, उसकी तरह ही कुछ पॉपर नाम की चीज यूज कर रहे हैं, तो आपको एक्चुअल jQuery नहीं मिलती। अगर आपको अलग से jQuery लिखनी है, इनके कंपोनेंट्स के अलावा अलग से jQuery लिखनी है खुद के कोड में, तो आपको jQuery इंपोर्ट खुद करनी ही पड़ेगी। ठीक तो है। मतलब सर अगर हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो बेसिकली हमें हर एक जगह को कोड बूटस्ट्रैप के वो लाइक जो प्रीडिफाइन है वही उठा के हमें पेस्ट करने पड़ेंगे। हाँ, वो उठा के पेस्ट कर लो या खुद का भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, खुद का भी लिख सकते हो, मतलब मिक्स एंड मैच कर सकते हो, कुछ कोड उनका कुछ कोड हमारा। ठीक है। बस तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी क्लासेस यूज ना कर लो। अगर तुम्हें खुद की कस्टम चीज डालनी है बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स के बीच में, तो तुम्हें खुद की कस्टम क्लासेस लिखनी पड़ेंगी, खुद की कस्टम स्टाइल शीट के अंदर। ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ कंपोनेंट्स आपके लिए उठा के ला रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि एक नैव बार होता है यहाँ पे, तो नैव बार ले आया, ये कुछ मेरा नैव बार है, कॉपी करा, इधर आ गया, बॉडी में नैव बार डाल दिया। अब इसको लाइव करते हैं, ओपन में लाइव सर्वर। तो आप देखोगे कि मेरी जो वेबसाइट है इसमें बढ़िया करके नैव बार आ गया, ये बहुत बढ़िया सा। ठीक है ना। ये रिस्पॉन्सिव है ये रिस्पॉन्सिव है यार। तो अगर मैं इसको छोटा करूं, छोटा करते हैं, तो आप देखोगे क्या, ऐसा हो गया।
ठीक है। तो जो ये वाली फंक्शनैलिटी है ना, इसको मैं क्लिक करने से ऐसे ओपन हो रहा है, ये बिकॉज ऑफ द जावास्क्रिप्ट जो हमने अभी लिंक डाली थी। ठीक है, ये पूरी चीज रिस्पॉन्सिव है अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ और कंपोनेंट उठा के लाता हूँ। nav bar ले आया, nav bar के नीचे लेट अस से कि वी हैव समथिंग, एक जंबोट्रॉन नाम की चीज होती है, जंबोट्रॉन। ठीक है, तो एक कैराजोल निकालते हैं, कैराजोल ले आते हैं। तो ये कुछ कैराजोल है, ठीक है, इसको उठा के ले आते हैं, ये सही लग रहा है। तो कैराजोल लाने के लिए सर्च मार लेते हैं। कैराजोल यार आपका जो होता है स्क्रोलर होता है जिस पे क्लिक करके आगे चलते हैं, उसको कैराजोल बोलते हैं। ठीक है, तो कैराजोल इसकी ये आपका कैराजोल, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है ये चीज, इसको कॉपी कर लो यहाँ से सिंपली, ठीक है। और मेरा जो nav बार है इसके नीचे डाल दिया। तो आप देखोगे जो मेरा वेब पेज है, ठीक है, इसमें स्लाइड्स आ चुकी हैं पर दिख नहीं रही क्योंकि स्लाइड्स में कुछ है नहीं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा, एक एम्प्टी स्लाइड्स यहाँ भी है, आ चुकी है इसमें। ठीक है, एम्प्टी स्लाइड आ चुकी है इसके अंदर। अच्छा, और इसे ना आप बहुत सारे कंपोनेंट्स निकाल के यहाँ पे डाल सकते हो, तो कुछ नहीं है। अब बात करते हैं हम कंटेनर्स की। ठीक है, कंटेनर्स की बात कर रहे थे। तो आपके पास एक क्लास है डॉट कंटेनर, ठीक है। यूजुअली आप इसको एक डिफ पे लगाते हो और इसका काम कुछ नहीं होता है, इसका काम बस इतना सा होता है कि साइड में लेफ्ट एंड राइट साइड आपको एक ये मार्जिन दे देता है, एक मार्जिन दे देता है। तो देखोगे आप कि मैं क्या करता हूँ, कैरोसेल हटा रहा हूँ अभी के लिए, कैरोसेल हटा दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे आता हूँ, जो मेरे nav बार है ना, ये पूरा जो nav बार है मेरा, इस nav बार को मैं एक डिफ के अंदर डाल दूँ, जिसको बोल रहा हूँ डॉट कंटेनर। ठीक है, इस डिफ के अंदर डाल दूँ। ये कंटेनर क्लास मुझे बूटस्ट्रैप में दे रखी है। तो आप देखोगे इसको अंदर डालते ही क्या होगा कि जो मेरा nav बार है ना, देखो साइड से स्पेसिंग आ गई, दिख रहा है, साइड में वाइट स्पेसिंग आ गई है, दिख रही है चीज? यस सर। ठीक है, तो इसको ऐसा करने के लिए स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो आराम से कि साइड में स्पेसिंग आ गई है। तो ये क्यों आई है? ये आई है हमारी कंटेनर की वजह से, कि कंटेनर ने फोर्स करा है साइड में ही स्पेसिंग आने के लिए। और कंटेनर का काम सिर्फ इतना सही है कि हमेशा ये साइड में ऐसी स्पेसिंग ला देता है। ठीक है, फिर आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्लास है रो और कॉलम। रो मतलब और कॉलम, कंटेनर में, हेलो सर, हाँ बोलो। मैं पूछ रहा था कि सर साइड का स्पेसिंग लाने के लिए तो मतलब हम लोग सिंपली पैडिंग से ला सकते थे, कंटेनर यूज करने का हाँ, मतलब क्या वो? बेसिकली देखो क्या है कि बूटस्ट्रैप वाले चाहते हैं आपसे कि जब आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो ना, अब खुद की सीएसएस की एक लाइन भी ना लिखो। तो उन लोगों ने पहले से बना रखा है कि भैया कंटेनर क्लास यूज कर लो, अपने आप आ जाएंगे। वो इसलिए इस रीजन की वजह से, और कोई खास रीजन नहीं है। ऑब्वियसली आप ये काम आराम से पैडिंग के थ्रू या मार्जिन के थ्रू कर सकते हो। ठीक है सर, तो ये जेएस वाली फाइल और सीएसएस वाली फाइल हम तो अलग बना नहीं सकते इसमें डेस्कटॉप में, एक ही में होगा? मतलब तो जैसे हम नॉर्मल वेब पेज बनाते हैं, इंडेक्स जो एचटीएमएल का फाइल अलग लिख लेते हैं और उसको लिंक हाँ, कर देते हैं, और सीएसएस का अलग लिख लेते हैं, लिंक कर देते हैं अब वो कर सकते हो इसके अंदर, वो इसके अंदर कर सकते हो। आपको देखो इन लोगों ने खुद की सीएसएस की फाइल दे रखी है, ठीक है, और खुद की जेएसपी फाइल दे रखी है, ये हमने अपने इंडेक्स वाले पेज में लगा दिया, ठीक है। बट आप अपनी भी योर ओन सीएसएस बना सकते हो, जेएस बना सकते हो, जिसको आप सिंपली लिंक कर सकते हो दोबारा। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा? नहीं, बस एज लॉन्ग एज आपको एक चीज याद रखनी है कि जो इनकी क्लासेस के नाम है और जो आपकी क्लासेस के नाम है, ठीक है, ये मैच नहीं करनी चाहिए, दिस शुड नॉट मैच, बस, बाकी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, अब ना जो आपका बूटस्ट्रैप होता है ना, उसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ग्रिड सिस्टम। आपका पूरा बूटस्ट्रैप इस ग्रिड सिस्टम के ऊपर ही काम करता है। वो कहता है कि ग्रिड सिस्टम कहता है कि
वो ना आपका जो पूरा पेज है उस पेज को रोज एंड कॉलम से डिवाइड करेगा, आपके पूरे पेज को रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। और बोलेगा कि एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं। मान लो मैंने बोला कि मेरे पूरा पेज है, इसमें मैंने ऐसे बोल दिया यूजिंग बूटस्ट्रैप, मैंने बोला इस मेरे पूरे पेज में क्या है, इस मेरे पूरे पेज में भैया 3 रो है, 3 रो है, तो बना लेते हैं 3 रो, 1 2 3। और हर एक रो में आप नंबर ऑफ रोज को डिफाइन कर सकते हो यूजिंग दिस ग्रिड सिस्टम ऑफ बूटस्ट्रैप। आप नंबर ऑफ रोज तो एक पेज से खुद डिफाइन कर सकते हो कि इसमें इस पेज में इतनी रोज होनी चाहिए, बट कॉलम हमेशा 12 ही रहेंगे एक रो के अंदर, तो यहाँ पे सिर्फ 12 कॉलम आ जाएंगे हर रो के अंदर, ठीक है। ये वाली फिक्स है वेब पेज 3 रोज और 12 कॉलम। क्या कह रहे हो? ये जो 3 रोज और 12 कॉलम है फिक्स्ड है हर नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ रोज तो आप अपनी मर्जी डाल सकते हो, चाहो तो सिर्फ 1 रो हो, 10 रो हो, 100 रो हो, बट एक रो के अंदर 12 कॉलम होगी, ये चीज फिक्स्ड है। अच्छा ठीक है। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये हो सकता है कि आप ऐसा बोल सकते हो, क्या चीज, कि भैया मेरा ये एक रो है, मेरा ये एक रो है, इस रो के 3 जो ब्लॉक हैं, ये स्टार्टिंग के 3 ब्लॉक हैं मेरे, इन 3 ब्लॉक में मैं अपना कुछ इमेज डालूंगा, और बाकी के जो मेरे बचे हुए 9 ब्लॉक हैं उनमें मैं कुछ टेक्स्ट डाल दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आप एक फॉर्मेटिंग दे पा रहे हो, आप चीजों को प्लेस कर पा रहे हो कि कहाँ पे किसको कैसे प्लेस करना, ठीक है। और वही पोजीशन करना, चीजों को कैसे पोजीशन करना है, वही चीज ये रोज और कॉलम जस्टिफाई करते हैं। एक और चीज जस्टिफाई करते हैं, जैसे आपने बोला जो मेरी इमेज है, जो यहाँ पे है, ये मेरी इमेज 3 टैग्स में इमेज है, इस इमेज को आपने बोला 3 कॉलम लेने, तो अब ये चीज ना रिस्पॉन्सिव भी होगी। कैसे रिस्पॉन्सिव हो गई? कि आपका जितना बड़ा भी, जितनी भी स्क्रीन होगी उसको वो 12 कॉलम में डिवाइड करेगी। मान लो कि आपकी स्क्रीन 120 पिक्सल की है, तो एक कॉलम हो गया 10 पिक्सल का, तो आपने बोला 3 कॉलम, तो बेसिकली ये इमेज 30 पिक्सल के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो हमेशा वो उस एक स्पेसिफिक रेशियो में आएगी, एक परसेंटेज की तरह, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर कि इससे प्रॉब्लम नहीं होगी कि मतलब 30% डेस्कटॉप पे कुछ अलग दिखेगा, मोबाइल पे कुछ अलग दिखेगा? हाँ बिल्कुल सही। तो उसलिए इन लोगों ने क्या करा कि जो कॉलम थे ना, अब कॉलम के अंदर फर्दर क्लासेस बना दी। उन्होंने बोला कॉलम SM, कॉलम MD, कॉलम LG, SM फॉर स्मॉल, MD फॉर मीडियम, LG फॉर लार्ज। कि अगर मैं बोल लूं क्या, कॉलम SM6, बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं कि जिस एलिमेंट पे मैं ये क्लास लगा रहा हूं, जब वो एलिमेंट एक स्मॉल स्क्रीन में खुला हुआ हो, तो वो एक रो के अंदर 6 कॉलम ले ले, ठीक है। तो जो आपके कॉलम्स हैं वो ऐसे डिवाइडेड है, एक तो नॉर्मल कॉलम क्लासेस है, एक आपकी कॉलम स्मॉल क्लासेस है, एक आपकी कॉलम मीडियम क्लासेस है, एक कॉलम लार्ज क्लासेस है, आपके पास एक कॉलम XL भी, XS भी है, एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, आप एक सिंगल एलिमेंट को ये तीनों क्लासेस दे सकते हो साथ में। आप ऐसा बोल सकते हो कि सिंगल एलिमेंट, मान लो मैंने एक बॉक्स बना रखा है, मैंने बोल दिया कॉलम SM2, कॉलम MD4, कॉलम LG6। तो क्या होगा कि स्मॉल डिवाइसेस मतलब मोबाइल डिवाइसेस के अंदर ये सिर्फ 2 रो लेगा, ठीक है। मीडियम डिवाइसेस टैबलेट के ऊपर ये सिर्फ 4 रो लेगा, और लार्ज मतलब डेस्कटॉप के ऊपर ये 6 कॉलम लेगा। तो एक रेशियो में आ जाएगा, एंड उस रेशियो के हिसाब से ये चीज हमेशा रिस्पॉन्सिव रहेगी। बात समझ में आ रही है? यस। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मैं करता हूं, मैं नैपबार वेपर हटा रहा हूं, ठीक है। मेरे पे एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैं एक रो बनाता हूं, ठीक है। और क्या करता हूं कि इस रो के अंदर एक डिव बना रहा हूं, और इस डिव को मैं क्लास दे रहा हूं कॉलम 3 की। 3 कॉलम ले ले, ठीक है। और इस डिव को मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई तेरा बैकग्राउंड कलर मैं रेड कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड,
तो आप देखोगे इसको, अगर मैं यहाँ पे खोलता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, कुछ आ नहीं रहा है अभी। इसको इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा मेरे ख्याल से, अभी भी नहीं आ रहा। अच्छा, तो ब्रेव खोलते हैं। ठीक है, इंस्पेक्ट करते हैं, बॉडी के अंदर आए, कंटेनर पड़ा हुआ है, कंटेनर में एक रो पड़ी हुई है, ठीक है, इस रो में ये चीज पड़ी हुई है। तो भैया इसकी हाइट और विड्थ, अच्छा विड्थ देनी पड़ेगी, एक विड्थ दे देता हूँ, तो सॉरी हाइट देनी पड़ेगी, विड्थ तो आ जाएगी अपने आप। विड्थ कह देते हैं इसकी लेटेस्ट से 30 पिक्सल्स, सॉरी हाइट क्या करूँ, हाइट 30 पिक्सल्स, ये चीज। तो हुआ क्या है, हुआ कुछ ये है, ये आपकी कॉलम है ना, इस कॉलम की वजह से क्या होता है कि आपकी विड्थ जो होती है वो स्पेसिफाई कर देता है। जैसे कि आपने बोला कॉलम LG3 की लार्ज स्क्रीन पे अगर एक रो के अंदर बैठा हुआ है, उस रो के तू 3 कॉलम ले लियो, इतना। तो विड्थ तो आपने बता दी, बट आपने इस रो की हाइट ही नहीं बताई, ना आपने इस डिव की हाइट बताई है, ठीक है। तो आपको हाइट बतानी पड़ेगी, मैंने बोल दिया हाइट 30 पिक्सल्स। तो आपने देखा क्या कि जो मेरे कंटेनर के अंदर रो थी, इसको हाइट कर देता हूं 30 पिक्सल्स, कि जो मेरे कंटेनर के अंदर रो थी उसमें, उस रो में इसने 3 कॉलम ले लिए, इसलिए इतना आ रहा है। और उसने क्या करा, उसने 30 पिक्सल हाइट ले ली। अगर मैं अपना कंटेनर हटा दूं तो साइड की जो मेरी स्पेसेस है वो हट जाएंगी, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कॉलम 6 ले लो, तो बेसिकली 50% ऑफ द कॉलम, 12 कॉलम होती है, उसने 6 ले लिए, तो 50% पे आना चाहिए, तो ये आपका 50% ऑफ स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। तो यही मैं कुछ काम कर सकता हूँ, इसको ही आगे बढ़ा के दिखाता हूँ आप लोगों को। से यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया कॉलम 6, कॉलम 3, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ठीक है। रेड बोल दिया, येलो बोल दिया, ग्रीन बोल दिया, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लू बोल दिया। तो आप देखोगे कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि हमने एक रो डिक्लेयर करी, उस रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं, और हमने यहाँ पे पहले वाले को बोला 6 कॉलम, तो रेड वाला 50% पे आ गया, 6 कॉलम 12 का आधा होता है। फिर मैंने बोला कॉलम 3 येलो वाले को, तो उसने इस 6 कॉलम के बाद 3 कॉलम ले लिए। फिर मैंने बोला ग्रीन वाले को 1 कॉलम ले ले, ठीक है, तो उसने 1 कॉलम ले लिया। फिर मैंने बोला ब्लू वाले को 2 कॉलम ले लिए, तो उसने 2 कॉलम ले लिए। अगर कॉलम अभी ये से चीज ज्यादा ले तो 12 से ज्यादा हो जाए तो टोटल, क्या कह रहे हो, कॉलम 12 से ज्यादा हो जाए तो टोटल तो क्या हुआ? तो मेरे ख्याल से देखो कुछ ऐसा होगा, इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ, अब 14 कॉलम हो चुके हैं मेरे पे, इसको कर देता हूँ मैं पिंक, पिंक, ठीक है। तो आप देखोगे कि वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये रो ही अलग बना लेगा, इसी रो को कर दिया जाएगा। हाँ वही वाली रो है, वही रो है, ठीक है। हालांकि मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऐसे काम मत करना, बग्स आ सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा है क्या कि मैंने जो क्लास यूज करी है ना, मैंने क्लास यूज करी है सिर्फ कॉल, COL यूज करी है, ठीक है। तो कॉल एक जेनरिक क्लास है, ठीक है, ये आपके किसी भी डिवाइस के लिए नहीं होती है, ये ऑल डिवाइसेस के लिए होती है, ठीक है। कि सारी डिवाइसेस पे अगर मैंने बोला कॉल 6, तो सारे डिवाइसेस, सारे स्क्रीन साइजेस पे वो 6 रो ही लेगा। अगर आपको स्मॉल मीडियम लार्ज में यूज करना है, तो इस कॉल के बीच में आपको वो एंटिटी यूज करनी पड़ेगी, तो आपको बोलोगे कॉल SM6, ठीक है। तो वही कुछ करता हूँ, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉल -SM-3, ठीक है, और इसको 3 कर दिया, तो इसको मैं कॉल -SM-5 कर देता हूँ, ठीक है।
तो अभी ये मेरा फुल स्क्रीन है, तो छोटा करते हैं। ठीक है, छोटा करूंगा तो आप देखोगे क्या होगा। छोटा करने से देखो क्या हुआ कि रेड वाला तो जो था, रेड वाला अब 6 नहीं ले रहा। छोटा करने से रेड वाला 6 नहीं ले रहा मेरे, अब छोटा करने से रेड वाला 3 लेने लग जाएगा। ठीक है, और जो ब्लू वाला है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज है। अब इस एक बार ग्रिड सिस्टम को इन्होंने कैसे डिफाइन करा है वो देख देते हैं। ग्रिड, ये कुछ डिफाइन करा है इन लोगों ने कि एक रो बनेगी सर, रो के अंदर कॉलम्स होंगे, मल्टीपल कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो इन लोगों ने बोला अब कुछ आपके पास ये कुछ क्लासेस है, ये कुछ साइजेस हैं, एक्स एस है, एस एम है, एम डी है, एल जी है। ठीक है, और क्या है, एक्सेल है और डबल एक्सेल है। ठीक है, अब सर इनको लिखना कैसे होता है, किस ऑर्डर में लिखते हैं? मतलब मान लो मुझे एक चीज पे 3-4 क्लास लगानी है, तो मैं किस ऑर्डर में लिखूंगा? ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो यार ऑर्डर ना, क्या सर ये क्या कह रहे हो? ग्रिड के बारे में क्या बताया सर? किसके बारे में यार? ग्रिड, ग्रिड के बारे में समझा, दोबारा बोलना। ग्रिड, ग्रिड के बारे में? अच्छा, मैं कॉलम्स उतार दिया, ग्रिड के अंदर कॉलम्स कैसे लिखते हैं वही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यार जब भी ना क्या करो, जब भी जैसे मैंने बोला कि आपके पास क्या क्या क्लासेस हैं, हम 3 मानते हैं अभी के लिए कि एस एम है, एम डी है और एल जी है, ये 3 मान लेते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पे एक बॉक्स है मुझे इस बॉक्स को 3 क्लासेस देनी है ताकि ये बॉक्स डिफरेंट डिवाइसेस पे डिफरेंट साइज ले पाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा, मैं बोलूंगा कि इस बॉक्स को सबसे पहले बोलूंगा कॉल SM6, कि भैया जब छोटी स्क्रीन हो तब तू 6 कॉलम ले लियो 50% ऑफ द हाइट, मतलब विड्थ। फिर बोलूंगा मैं कॉल MD4, कि भैया जब बड़ी स्क्रीन हो जाए, स्मॉल से थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मीडियम पे आ जाए, तब तू ले लियो 4 कॉलम। ठीक है, और मैं बोलूंगा कॉल LG2, कि जब मीडियम से बड़ा हो जाए, लार्ज स्क्रीन पे आ जाए, तब तू ले लियो 2 कॉलम। ठीक है, तो आपको इसी ऑर्डर में लिखना पड़ता है, छोटे से बड़ा, स्मॉल टू लार्ज। ये रिस्पॉन्सिव के लिए यूज होता है। हाँ, ये रिस्पॉन्सिव के लिए होता है। तो इसको एक बार देखते हैं इस चीज को। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरी यही जो चीज है, इसके अंदर ही कितने सारे हटा रहा हूँ। जो मेरे टॉप वाला है, इसको मैंने बोला कॉलम SM6, कॉलम MD4, कॉलम LG2। ठीक है जी, तो अभी देखोगे अभी हम लार्ज स्क्रीन पर हैं। ठीक है, तो उस वजह से ये केवल 2 कॉलम ले रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जाता हूँ रिस्पॉन्सिव साइड पे। ठीक है, तो इधर से ले आते हैं। ठीक है जी, टैबलेट साइजेस पे ये 4 कॉलम पे आ गया, छोटे वाले पे ये 6 ले रहा है। कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? कॉल SM6 सही तो लिखा है, ठीक, कुछ गड़बड़ कर रहा है ये। चलिए इसका साइज ज्यादा ले रहा होगा ना उस पे, एसएम पे, वो ले लो एक्स्ट्रा स्मॉल। नहीं, ठीक है, तो हाँ, ये चीज देखो, जो ये मोबाइल डिवाइस है ना, ये SM से भी छोटा है। ये जो मोबाइल डिवाइस है ये SM से भी छोटा है। ये कौन सा है? ये आपका XS वाला है। तो कॉलम -XS, इसको मैं बोल देता हूँ 6। ठीक है, तो अभी भी ज्यादा बड़ा है क्या XS से? रिफ्रेश करे, उसका साइज 6 ही ले लिया। XS से बड़ा है क्या ये? XS का साइज क्या है देखें एक बार। तो ऊपर आते हैं, तो साइज उसका भी 6 ही ले लिया ना। अच्छा XS भी छोटा है यार। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो XS है ना दैट इज 576 पिक्सल्स। ठीक है, और हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर मैं इसको 302 करूं तो उसने पूरा ले लिया। 500 करूं तब भी पूरा लेगा।
500 600 करें तब लेगा ये, 600 करने पे ले रहा है, ठीक है। तो जो आपका ये एक्सेस वाली चीजें हैं ये आपकी 600 पे चल रही है, 600 से बड़ा करूं 700 करूं तब आपका ये MD वाला चल रहा है, ये 4 कॉलम ले रहा है इस समय। अगर इससे भी बड़ा कर दें, लेट अस से 1024 करूं, अभी 2 कॉलम ले रहा है LG वाला। तो एडवाइजेबल नहीं है बूटस्ट्रैप यूज करना, या एडवाइजेबल होता है? बूटस्ट्रैप एडवाइजेबल यार तब है देखो जब आपको ऐसा बोला गया कि भैया मुझे जल्दी से एक प्रोटोटाइप चाहिए, या आपके क्लाइंट ने बोला गया कि भैया मेरे पे 2 दिन मुझे काम करके दे दो, तो उस समय आप UI पे मतलब नहीं रखते हो। उस समय आप कहते हो कि भैया मुझे जल्दी से कोई भी UI बना के दे देनी है, ठीक ठाक सी जल्दी से मुझे UI बना के दे देनी है, एंड उस UI से अपना फंक्शनलिटी बना के देनी है। तो उस समय के लिए आप जब बूटस्ट्रैप यूज करोगे तो आपका बहुत जल्दी काम हो जाएगा। वैसे कुछ मतलब गलत नहीं होता, क्योंकि CSS लिखी दिखा भी सकते, कोई बुरी बात नहीं है। मतलब देखो यार ये ना मतलब पर्सनल चॉइस पे होता है। मेजॉरिटी ऑफ जो इंजीनियर्स होते हैं वो दे हेट टू राइट CSS, उनको CSS लिखना पसंद नहीं आता। एंड वन ऑफ द रीजंस इज कि उन्होंने CSS की प्रैक्टिस नहीं करी होती है, जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी होती है उनको पसंद नहीं आती, ठीक है, और मेजॉरिटी लोगों ने नहीं करी होती है, ठीक है। बट वही है कि जिन्होंने करी है, जैसे आप लोगों ने काफी सारी CSS कर रखी है, तो आप लोगों की चीज बहुत फालतू लग रही होगी इस समय, लग रही कुछ फालतू, बट ना रिस्पॉन्सिवनेस का वो काफी सही लग रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस का फीचर। हाँ मतलब ये कॉलम वॉलम से रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। बट वही चीज है कि आप ये वाली क्लासेस खुद भी बना सकते हो CSS के अंदर ना, आप div वाली क्लासेस बना सकते हो, है ना। इसमें इसे छोटी तो ना, क्या कह रहे हो? एक्सेस से छोटी तो नहीं ले सकते इसमें? एक्सेस से छोटी इन लोगों ने डिफाइन नहीं करी है भाई, सबसे छोटी एक्सेस है, तो इसके लिए तो मीडिया ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है चलो। तो यार बूटस्ट्रैप में बस इतनी चीजें थी। जो एक मेजर चीज थी ग्रिड सिस्टम था, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, और वो भी 5 मिनट की चीज थी। उसके अलावा तो कॉपी पेस्ट है, आप लोगों को मैंने दिखाई दिया है नैप बार बना के, कुछ नहीं कॉपी पेस्ट करा है, कॉपी पेस्ट करके एडिट कर दो, ठीक है। एंड दैट इज योर बूटस्ट्रैप, और दैट इज योर मटेरियल UI भी ऐसी काम करती है सेम टू सेम। बूटस्ट्रैप क्या कह रहे हो? इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है क्या? इंडस्ट्री में यार वो कंपनी ज्यादा यूज करती हैं जो कंपनीज मतलब क्लाइंट बेस्ड होती है, क्लाइंटल कंपनी होती है, कि उनको क्लाइंट ले रखा होता है, उनको प्रोजेक्ट ले रखा होता है, प्रोजेक्ट डिलीवर करना होता है, तो वहां पे बूटस्ट्रैप यूज होता है। अगर जो कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, खुद का प्रोडक्ट होगा तो बूटस्ट्रैप यूज नहीं करते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी खुद की CSS लिखते हैं, ठीक है। यस सर। सर ये ग्रिड आप बताए, जो आइकन्स हम डालते हैं वो ना फॉन्ट साइज वगैरह से ना रीसाइज नहीं होते हैं, तो उनको रीसाइज कैसे करा जाए? UI आइकन्स रीसाइज नहीं होते हैं? नहीं, फॉन्ट साइज से मुझसे तो नहीं कभी भी नहीं हुए, तो समझ नहीं आता कैसे करूं। यार ये क्लासेस होते हैं ना, जैसे फॉन्ट में पहले से क्लास है 3x 2x 4x, उसके साथ में इंपॉर्टेंट यूज कर लो ना जहाँ पे बना रहे हो। आपको ओवरराइड करना पड़ेगा यूजिंग इंपॉर्टेंट। समटाइम्स इंपॉर्टेंट जो एंटिटी होती है ये वाली, इसको यूज करके आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। बट मेरा तो यार मैंने करा है, मतलब ये चीज मैंने करी है कि आपका जो फॉन्ट साइज है उससे ही चेंज कर रहा है, हमेशा फॉन्ट साइज से ही आप अपने उसको आइकन को इंक्रीज करते हो साइज वगैरह। तो फॉन्ट तो सामने नहीं होता फॉन्ट साइज से। तो एक काम करते हैं, चलो काम करते हैं, इसको हटाता हूँ, इधर आता हूँ, फॉन्ट आपका ऑसम, इधर आते हैं, इन्होंने अपनी साइड में आइकन यूज करे ही होंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो जैसे कि ये आइकन है मेरे ख्याल से, ये आइकन है नहीं, ये SVG आइकन नहीं है, इन लोगों ने ये भी SVG लग रहे हैं, देखें इधर आके, ये आइकन्स हैं, ठीक है ठीक है जी। आइकन है, इमेज खोल के देख लेते हैं। आइकन देख भाई, ये आइकन है ना, इसमें इन लोगों ने कुछ फॉन्ट साइज दे रखा है पहले से, ये वाला, इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो आइकन दिख बड़ा हो रहा है, ठीक है। यस सर। अभी तो हो रहा है, लेकिन कभी कभी नहीं होता, वो इसे यूज करते हैं जब तो आपको यार इम्पोर्टेंट करना यूज करना पड़ेगा ऐसे। सर ये आइकन वाला वो एक्सटर्नल CSS लिखते तब प्रॉब्लम होता है, इनलाइन में काम हो जाता है। मतलब इनलाइन की स्पेसिफिसिटी ज्यादा होती है ना। देखो पावरफुल CSS किससे होती है? सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है?
इनलाइन वाले के पास। उससे कम किसके पास होती है? स्टाइल टैग वाले के अंदर। उससे कम किसके पास होती है? आपकी एक्सटर्नल शीट पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली इनलाइन वाले पे ज्यादा पावर होती है, तो ये यूज करना। प्लस इनलाइन में इंपॉर्टेंट यूज कर दोगे तो इससे पावरफुल तो कोई है ही नहीं। इनलाइन में अगर आपने इंपॉर्टेंट यूज कर दिया, इससे पावरफुल कुछ नहीं है। एक्सटर्नल में अगर हम लिख रहे आई टैग को, उसको हम फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रहे हैं, वो क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरे वेब पेज पे? वो इसलिए नहीं हो रहा होगा यार, क्योंकि आपके जो सिलेक्टर है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा पावरफुल कोई सिलेक्टर हो रखा होगा जो आपके सिलेक्टर को ओवरराइड कर रहा होगा। आपने इंस्पेक्टर देखना कि जो आपने लिखी होगी सीएसएस में क्लास, वो उसमें एक लाइन बन रखी होगी ऐसे कुछ, क्योंकि वो ओवरराइड हो चुका है ना। ठीक है, तो सर बट इसके लिए इनलाइन सीएसएस लिखने से कोड एचटीएमएल और सीएसएस के कोड लेंथ बढ़ जाते हैं। हाँ, तो इसलिए आपको उस चीज के लिए आनी चाहिए स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी, ठीक है। स्पेसिफिसिटी क्या होती है यार? स्पेसिफिसिटी कुछ नहीं होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ी हैं, बड़ी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, छोटी मोटी। बेसिक आइडिया आपको देता हूँ। 3 आपके पास एम्प्टी ब्लॉक्स होते हैं ऐसे, ठीक है। इन तीनों में आप वैल्यू डाल सकते हो। आपके नंबर सिस्टम की तरह ही है, ये 1s प्लेस, 10s प्लेस और 1000 प्लेस, ठीक है। जिसकी ज्यादा बड़ी, जिसकी ना ये वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है, वो वाला सीएसएस सिलेक्टर ज्यादा पावरफुल है और वो वाला सीएसएस सिलेक्टर अप्लाई होगा, ठीक है। मान लो कि एक सिलेक्टर की स्पेसिफिसिटी मेरी 101 है और एक की मेरी 110 है, तो इसकी ज्यादा पावर है ना, इससे इसकी ज्यादा पावर है, तो ये वाला चीज ओवरराइड हो जाएगी और ये वाला अप्लाई होगा। इसका एग्जांपल देता हूँ, इधर ही आता हूँ। इस चीज को मैं पूरी चीज को यहाँ से हटा रहा हूँ, नॉर्मली वो बना रहा हूँ। इसके अंदर एक डिव बना दिया, ठीक है। स्टाइल टैग के अंदर आता हूँ। पहले तो इस डिव को मैं कहता हूँ कि भाई तू हाइट ले ले कुछ 10 रैम की, और विड्थ ले ले कुछ 10 रैम की, और एक बैकग्राउंड दे दिया रेड कलर का, ठीक है। तो कहीं पे खुला हुआ है, ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये डिव है ना, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले तो मैं एक आईडी दे रहा हूँ, आईडी इज डिव, और क्लास, या रुको, आईडी इज आईडी कह देता हूँ, और क्लास इज क्लास, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा करता हूँ, एक बार सेलेक्ट करता हूँ मैं आईडी से, ठीक है। मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ क्या जी, डॉट क्लास से सिलेक्ट करते हैं एक बार, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर लेते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि मैं डिव से सेलेक्ट करता हूँ, मतलब डिव टैग और उसकी जो क्लास डॉट क्लास जो है उसकी, ऐसे करता हूँ। बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ क्या जी कि डिव हैश आईडी से करते हैं सिलेक्ट एक बार, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं इसका पिंक। फिर मैं आपसे कहता हूँ, इससे कर लिया कि ऐसा करो एक बार, आईडी और क्लास से करो बैकग्राउंड कलर हॉट पिंक करें, नहीं है इंडिगो कर देते हैं, ठीक है। फिर ऐसे कहता हूँ एक बार डिव से भी करो, आईडी से भी करो, क्लास से भी करो, ठीक है। तो क्या कहा जाए, ग्रे कर लेते हैं, ठीक है। सर इम्पोर्टेंट जो है वो भी बता देना एक बार इसके बाद। हाँ बता दूंगा, ठीक है। तो अब ये सारी मैंने लिख दी हैं, इतने सारे, ठीक है। इसका थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ कि जो वो डिव होगा, उस डिव के पास कौन सा कलर आने वाला है बैकग्राउंड में? ग्रीन, लाइट स्लेट ग्रे में लास्ट वाला ग्रे वाला, ग्रे सर, ग्रे ग्रीन आएगा, लास्ट वाला है कौन सा आएगा? लास्ट वाला ग्रीन आएगा सर। ग्रे ग्रे। चलो 50-50 डिवाइडेड है, ठीक है। अच्छा देखते हैं क्या कलर आ रहा है, तो इसको बंदी कर देता हूँ। ग्रे आ रहा है, ठीक है। ये लास्ट वाला ग्रे आ रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि देखो मैंने, हाँ मैंने ये बोला था कि आपके पास ना 3 गोले हैं, ठीक है। जो पहला वाला होता है ना वो आपका टैग नेम के लिए होता है, टैग नेम के लिए, जैसे आपका टैग नेम एंकर हो गया, डिव हो गया, पी टैग हो गया। दूसरा वाला होता है क्लासेस के लिए, तीसरा वाला होता है आईडी के लिए, ठीक है। आपके सिलेक्टर में जो भी चीजें प्रेजेंट होंगी, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे 1 आते रहेगा। तो अगर मैंने सिर्फ डिव बोला तो क्या हुआ कि यहाँ पे ये हटके 1 हो गया और बाकी 0 रह गए। तो सिर्फ डिव के लिए, सिर्फ और सिर्फ डिव के लिए मेरे पे वैल्यू थी 0 0 1, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने बोला डॉट क्लास तो उसमें क्या हुआ, डॉट क्लास में मेरे पे टैग नेम तो था नहीं, टैग नेम था नहीं, तो डॉट क्लास में यहाँ पे 0 ही रहा स्टार्टिंग में, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, डॉट क्लास के लिए मेरी वैल्यू हो गई 0 1 0, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या यूज करा, मैंने यूज करा हैश आईडी। अब हैश आईडी में अगेन क्या जी, हैश आईडी में ना आपके पास क्लास है ना ही आपके पास टैग का नाम है, तो ये दोनों 0, सिर्फ ये 1 हो गया। तो हैश आईडी में आपका 1 0 0 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों में कंपेयर करूं तो आईडी जीतती है, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा होती है स्पेसिफिसिटी की, ठीक है। बट हमारे पे और चीजें भी थी, आईडी को छोड़ के हमारे पे और चीजें भी थी, तो आते हैं एक बार देखते हैं क्या था हमारे पास। इसको कर देते हैं यहाँ पे जी। हमारे पे उसके पास था div डॉट क्लास। अब बताओ इसके लिए क्या होगी वैल्यू स्पेसिफिसिटी की? 0 1 1, इसकी हो जाएगी 0 1 1, क्योंकि हमारे पे क्लास भी है, टैग नेम भी, ठीक है। फिर हमारे पे था div हैश आईडी, इसकी क्या हो जाएगी 1 0 1, 1 0 1। क्यों 1 0 1 इसलिए होगी क्योंकि हमारे पास क्या है, एक आईडी भी है और टैग का नाम भी है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1। आईडी भी है और टैग का नाम भी है, ये आईडी और ये टैग का नाम। अच्छा, फिर क्या था हमारे पास, डिव हो गया। फिर हमारे पे था आईडी डॉट क्लास, इसकी स्पेसिफिसिटी क्या थी बताओ? 110 1 1 0 है ना, 1 1 0, तो 1 1 0। और लास्ट में हमारे पे था div हैश आईडी डॉट क्लास। इसमें हमारे पे तीनों चीजें थी, तो तीनों जगह 1 आ गया, तो उसकी वैल्यू हो गई 1 1 1। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की है बताओ? तीनों वाली में तीनों चीजें सिलेक्ट करेंगे। सबसे ज्यादा वैल्यू इस चीज की है सर। जैसे कि ये तो कास्केडिंग की वजह से हुआ था, अगर हम मान लो ये वाला टैग जो आपने कास्केडिंग की वजह से नहीं हो रहा है, ये अभी जो हम काम कर रहे हैं उसमें कास्केडिंग की वजह से नहीं हो रहा है। उसमें ये सिलेक्टर जो हमने लिखा है ना, इस सिलेक्टर के पास ये जो स्पेसिफिसिटी वैल्यू आ रही है इसकी वजह से हो रहा है। अभी इसमें कुछ कास्केडिंग नहीं हो रही है। कास्केडिंग ये वाला टैग ऊपर डाल के देख लो, ऐसे कौन सा यही वाला जो इसकी सबसे ज्यादा स्पेसिफिसिटी है, इसको ऊपर डाल दूं? यस ठीक है, यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, अभी बिक रही है। सर एक चीज और कर दो, जो आपने खाली div टैग इसमें इंपॉर्टेंट डाल दो, या फिर आईडी में इंपॉर्टेंट, किसी में भी important डाल दो, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है जैसे आप इंपॉर्टेंट लिखते हो ना, जैसे आप इंपॉर्टेंट लिखते हो ये सारी चीजें चलाती हैं हवा खाने के लिए। अच्छा, जैसे आप इंपॉर्टेंट लिखते हो ये सारी चीजें हवा खाने में चलाती हैं, ठीक है। तो जब तक इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है आपने तब तक जो स्पेसिफिसिटी की जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो आएगी, और जैसे आपने इंपॉर्टेंट लिख दिया वैसी स्पेसिफिसिटी गायब, इंपॉर्टेंट वाला रूल करेगा, ठीक है। सबको ही समझ में आया? ठीक है, चलो तो फिर अब एक बार jQuery पे आते हैं। सर ग्रिड में एक चीज पूछना था। हाँ बोलो। एक्चुअली CSS में ग्रिड अलग सा होता है क्या? हाँ, CSS के अंदर भी ग्रिड होता है, ठीक है, उसका वो बिल्कुल नंबरिंग अलग चीज है। कैसे होता है सर वो? CSS ग्रिड अभी मत पूछो यार, ये चीज अभी मत पूछो, ठीक है, क्योंकि ये एक 2D लेआउट है, इसको पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, वो बूटस्ट्रैप की तरह सिंपल नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, jQuery पे आते हैं।
jQuery क्या है? जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ठीक है, तो आ जाओ jQuery। ठीक है, बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, काफी टाइम पहले आई थी। ठीक है, तो क्या करते हैं, डाउनलोड नहीं करना चाहता मैं, CDN लिंक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो jQuery 3 मिनिफाइड, स्लिम मिनिफाइड कॉपी। ठीक है, ये आपकी jQuery की स्क्रिप्ट है जिसमें पूरी आपकी लाइब्रेरी पड़ी हुई है। इस लाइब्रेरी टैग को मैंने डाल दिया यहाँ पे नीचे अपनी बॉडी में। तो ये कौन सी कहाँ से निकाला आपने? यार यहाँ पे jQuery CDN लिखा हुआ होगा code.jQuery.com पे, jQuery CDN यहाँ से निकाल सकते हो आप। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन भी आ रखा है, इस jQuery डेड? jQuery का सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है क्योंकि भैया अब जो काम jQuery के लिए, जिस चीज के लिए ना jQuery पॉपुलर हुई थी, वो काम अब नॉर्मली जावास्क्रिप्ट आराम से अपने आप कर पा रही है। पहले नहीं कर पा रही थी, पर अब जावास्क्रिप्ट आराम से कर पा रही है, तो इसलिए अब jQuery कम पॉपुलर है। 14 साल हो गए इसको बने हुए। ठीक है, तो देखो, ठीक है, इसका डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यार ये कुछ चीज है, ये कुछ चीज। ठीक है, तो जैसे आपने jQuery डाली ना, जैसे आपने jQuery डाली, ठीक है, आपको क्या हुआ, एक बार जो ये लिंक है इसको उठा के jQuery होता क्या है और मतलब ये किस लिए यूज करता है? अभी लिखा है यार, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एक लाइब्रेरी है। ठीक है, जो भी काम आप जावास्क्रिप्ट से डॉम के अंदर करते हो ना, जो भी काम आप जावास्क्रिप्ट से डॉम के अंदर करते हो, वही सेम काम आप jQuery से कर सकते हो। ठीक है, बस ये थोड़ी शॉर्ट होती है लिखने में, और कोई डिफरेंस नहीं। अभी आप देखोगे कि जो काम हमने जावास्क्रिप्ट से करा है ना, वही काम मैं jQuery से आपको करके दिखाऊंगा, बस आपको दिखने में शॉर्ट लगेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये लिंक निकाल ली। ठीक है, और मैं खोल रहा हूँ ब्रेव ब्राउजर, डाल दी यहाँ पे लिंक। दो क्यू आ रहे हैं यहाँ पे, दो बॉक्स क्यू आ रहे हैं, देखिए। चलो बॉक्स को हटा देता हूँ मैं अभी के लिए। मेरे ख्याल से दो बॉक्स लिख दिए मैंने यहाँ पे, उसको हटाते हैं। बॉक्स को हटा रहा हूँ, ये सारी स्टाइल लैग हटा रहा हूँ, इतना लंबा चौड़ा। ठीक है, चलो तो इसको बंद भी कर देते हैं, जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कुछ है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन एक डिव बनाता हूँ सिंपल सा, स्टाइल करते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और बॉडी को कह देता हूँ मार्जिन 0। डिव को कह देते हैं कि भैया तुम एक हाइट ले लो 20 रेम की, ठीक है, विड्थ ले लो 20 रेम की, ठीक है, और एक बॉर्डर ले लो 1 पिक्सल सॉलिड वाला। ठीक है जी। अच्छा, दो बॉक्स क्यों आ रहे हैं यार, डिव कुछ गड़बड़। तरीके ने रिस्पेक्ट करके एक दूसरा बॉक्स कहाँ से आ रहा है, एक तो ये अपने आप आ रहा है इसके अंदर, कोई मेरा क्रोम एक्सटेंशन डाल दे इस डिव को। ठीक है, तो ठीक है, कोई नहीं, इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देते हैं यहाँ से। एक और आ गया नीचे, एक और आ गया। अरे कौन सी एक्सटेंशन है यार ये, इसको निकाल ही दूं क्या? सारा हटा दो फिर से कर। यही कर लेते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट। index.html, ठीक है, और इसके अंदर एक डिव बना रहा, स्टाइल नहीं कर रहा, ऐसे बना देते हैं। ठीक है जी, तो index.html,
ठीक है, ये कुछ मेरा डिव है। अब जैसे ही ना आप क्या करते हो, जैसे आप jQuery डालते हो अपने कोड में, jQuery डालते हो, jQuery डालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक लिंक डालनी पड़ती है। वो लिंक कहाँ से मिलेगी, वो लिंक आपको इंटरनेट से मिल जाएगी। jQuery CDN सर्च मारना होता है आपको, तो ये आ जाएगी लिंक। यहाँ से जो इसका लेटेस्ट वर्जन होगा, जो भी होगा, यहाँ पे अभी 3.x चल रहा है, ठीक है, तो इसका यहाँ से आप कुछ भी उठा सकते हो। स्लिम मिनिफाइड सबसे छोटा वर्जन होगा, साइज की बात करें तो ये मैंने उठा लिया और ये मैंने बॉडी के एंड में डाल दिया। ठीक है जी, इसको एक बार बढ़ा ऐसे। तो jQuery अब मेरी वेबसाइट के अंदर आ चुकी है। एंड जैसी jQuery आपकी वेबसाइट के अंदर आ चुकी है, आपको एक चीज मिलती है, डॉलर। ठीक है, आपको ये डॉलर मिलता है। ये डॉलर क्या है यार, ये डॉलर एक jQuery का एलिमेंट है, एक jQuery का एलिमेंट है जो कि बेसिकली एक फंक्शन है। jQuery के अंदर प्री डिफाइंड है ये चीज jQuery के अंदर प्री डिफाइंड है। एंड इस डॉलर को यूज करके आप चीजों को जैसे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर सेलेक्ट करते थे वैसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखो, डॉलर यूज करता हूं, यहां लिखता हूं डिव, तो मुझे क्या मिला, मुझे मेरा ये डिव कंटेनर मिल गया। हालांकि मेरे पे यहाँ पे 4 डिव है बिकॉज ऑफ ये डिव आ कहां से रहे, कोई एक्सटेंशन है क्या। एक काम करता हूँ, फिर अपने डिव को आईडी दे देता हूँ, माय डिव। ठीक है, हाँ जी। तो देखोगे आप कंसोल पे कि मुझे jQuery की वजह से एक डॉलर साइन मिलता है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे डायरेक्टली CSS का सिलेक्टर लिख सकता हूँ एंड उससे मुझे वो सामान मिल जाता है। तो मैं लिखता हूँ, सिलेक्टर का नाम है मेरा #mydiv। ठीक है, तो मुझे एक डिव मिल गया जो कि कुछ ये वाला डिव मेरा डिव है। ठीक है, अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, jQuery की डॉक्यूमेंटेशन लाता हूँ एंड jQuery के पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो कॉल कर सकता हूँ इस सिलेक्टेड आइटम पे। ठीक है, तो ये फंक्शन कुछ यहाँ पर ऐसे हैं, ऐड फंक्शन है, ठीक है, ऐड बैक, ऐड क्लास, ऐड आफ्टर, एजेक्स फंक्शंस है कुछ, एनिमेट फंक्शंस है, अपेंड फंक्शंस है, एट्रीब्यूट फंक्शंस है। ठीक है, तो याद करो, अगर मुझे जो मेरा ये वाला डिव है इसको सिलेक्ट करने के बाद इसमें कोई क्लास ऐड करनी पड़ती, तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट फॉर दिस थिंग मैं क्लास बना रहा हूँ, रेड नाम की क्लास है जिसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस डिव को सिलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड रेड करना होता तो मैं क्या करता, मैं कुछ ऐसा करता, मैं कहता लेट डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, और इस क्वेरी सिलेक्टर को मैं देता #mydiv। ठीक है, फिर इस डिव की क्लास लिस्ट पे जाता, वहां पे ऐड करता वो रेड क्लास, ऐसा कुछ। तो मुझे 2 बड़े लाइन लिखनी पड़ती ये काम परफॉर्म करने के लिए। अब यही सेम काम jQuery से कैसे करूंगा, एक और क्लास बना देता हूं यहाँ पे .blue। ठीक है, और कहता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू, इसको कहता हूँ इंपॉर्टेंट। ठीक है, और क्या करता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ डॉलर से सिलेक्ट कर लीजिए mydiv को। ठीक है, एंड इस पे ऐड कर दीजिए एक क्लास जिसका नाम है #mydiv। ठीक है, तो सिर्फ इतनी सी लाइन से जो जावास्क्रिप्ट का मैंने काम करा वो इतनी सी लाइन से करी, एक छोटी सी लाइन से। ठीक है, तो एसेंशियली jQuery क्या है, jQuery कुछ नहीं है, एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, सारा वही काम करती है जो जावास्क्रिप्ट करती है, बट वो दिखने में छोटी है। समझ में आया वाली बात? यस सर। ठीक है, तो सर ऐसी इसमें ऐड इवेंट लिसनर भी है क्या? हाँ यार, इसमें इवेंट लिसनर्स भी हैं बहुत सारे। तो जैसे यहाँ पे दे रखे हैं इन लोगों ने, मुझे एग्जैक्टली फंक्शन याद नहीं है। तो ये इवेंट है यार, एक तो कॉल बैक वगैरह है शायद से, देखो एक ये चेंज इवेंट होता है जब, ठीक है, तो क्या करता हूँ, देखो क्लिक इवेंट ये रहा। ठीक है, तो क्या करता हूँ, इधर आता हूँ, इधर
ठीक है, अपना div सेलेक्ट करता हूँ, माई div, इस पे कहता हूँ डॉट क्लिक। जब क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन चला देना। इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या करा है, इस फंक्शन के अंदर मैं ये लिख रहा हूँ अलर्ट हाय, ठीक है, इसको बंद कर दिया। तो इतनी सी लाइन लिखने से मेरा जो डिव है, इस डिव पे एक इवेंट से लग गया कि क्लिक करने पे ये वाला फंक्शन चला देना। तो एंटर प्रेस करा, अब क्लिक करूंगा इस डिव पे, अलर्ट हो रहा है, ठीक है। सर डॉलर क्यों यूज किया है, डॉलर माइडी? यानी डॉलर ना jQuery में प्री डिफाइंड है कि अगर आपको अपनी यहाँ पे जैसे जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं, हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, तो उसकी जगह आप डॉलर यूज करते हो कि सिंपली डॉलर डाल दो और वहां पे सिलेक्टर डाल दो, काम सेम हो जाए। जैसे हम लोग चीरियो में करते थे वैसे से हाँ, जैसे हम चीरियो में करते थे वैसे, बिल्कुल वैसी। जो चीरियो बनाया ना वो jQuery को देख के ही बनाया, jQuery को कॉपी करने की कोशिश करी चीरियो ने, चीरियो बाद में बनाया, ठीक है। तो ऐसे आप jQuery में डॉक्यूमेंटेशन चला के देख सकते हो, बहुत सारे फंक्शंस आपके पास जो आपका काम बहुत आसान कर देते हैं, ठीक है। बट अगेन वही चीज है कि ये सारा काम आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। एंड क्योंकि ये लाइब्रेरी धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी खो रही है, तो ज्यादातर लोग इसको कवर करना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो इट इज वेरी यूजफुल, इट इज अ वेरी यूजफुल लाइब्रेरी। अब इसमें एक प्रॉब्लम और आती है कि प्रॉब्लम क्या आती है, बिकॉज दिस इज अ लाइब्रेरी, तो जो ये सारे फंक्शन है ना, ये सारी फंक्शनैलिटी है, ये इम्प्लीमेंट करने के लिए कोड लिखा गया होगा कि कहीं पे, ठीक है। इस सारी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं पे कोड लिखा गया होगा। वो वाला कोड किधर है, वो वाला कोड इस सोर्स वाले लिंक में, ये वाले लिंक में, ठीक है। तो एक बार आपको मैं दिखाता हूँ खोल के, मिन स्लिम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ jQuery का कोड है, तो आप देखोगे कि कितना बड़ा कोड है, ये पूरी jQuery की लाइब्रेरी है, ठीक है। अभी मैं स्क्रॉल कर ही जा रहा हूँ, ठीक है, खत्म नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा कोड, बहुत बड़ा कोड है, ठीक है। तो jQuery यूज करने का बस एक घाटा क्या हो गया कि इतना बड़ा कोड, हाँ, इतना बड़ा कोड आपने अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर दिया, और क्या पता आपका जो प्रोजेक्ट हो वो खुद 50 लाइन का हो, लेकिन उसमें इतनी सारी लाइंस ऐड हो गई फालतू की, ठीक है। और कुछ 2-3 लाइन बचाने के लिए आपने सारी फालतू लाइन ऐड कर दी, ठीक है। तो ट्रेड ऑफ समझ में आ गई सब लोगों को। तो क्या ये चीजें स्लो बनाती है वेब पेज को या वेबसाइट को? स्लो नहीं बनाती यार, क्या होता है कि जैसे jQuery है ना, पहले तो इस पूरी जो आपकी पूरी फाइल है इसको मेमोरी में लोड होना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी इतना टाइम नहीं लेती है, वो भी चीज मतलब ऐसा बोलूं कि 1 मिनट लेती नहीं लेती है, कुछ सेकंड के अंदर हो जाती है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका खुद का कोड 50 लाइन का है, आप एक लाइब्रेरी यूज कर रहे हो जिसमें 2000 लाइन है, तो कोई सेंस बनाता है वो चीज? जब आप वो वाला काम खुद कुछ 3-4 लाइन लिख के कर सकते थे। आप खुद देखो ना कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, अभी दिख रहा है स्क्रोल बार्स का कितना बड़ा ही है, खत्म ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो jQuery तब यूज करो जब आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, तब समझ में आता है। लेकिन जब छोटे मोटे काम कर रहे हैं तो jQuery का क्या फायदा है ना, ठीक है। तो यार यही था jQuery बूटस्ट्रैप में, यही था, ठीक है। अब आपको बस इनको एक्सप्लोर करना है। क्या कह रहे हो? डेटाबेस है, डेटाबेस कनेक्टिविटी। हाँ, डेटाबेस की बात कर लेते हैं। अब आपको बस एजेक्स कॉल्स या कुछ नहीं होती हैं, नेटवर्क कॉल्स होती हैं। रिएक्ट के टाइम दिखेंगे, रिएक्ट के टाइम जब एपीआई कॉल लगाएंगे ना, तब नेटवर्क कॉल दिखेंगे, तो कुछ एजेक्स वही होती है, नेटवर्क कॉल्स होती है, ठीक है। तो आपकी जो jQuery एंड बूटस्ट्रैप है, उनका जो मुझे आपको बस ओवरव्यू देना था, वो मैं ओवरव्यू दे चुका हूँ, ठीक है। और इस ओवरव्यू को देख पता चल गया होगा कि आप इसको आराम से अगर आप देखोगे, एक्सप्लोर करोगे, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ये बस नाम है, इजी चीज है। क्या ये चीजें इजी है, हाँ या ना? यस सर। बताओ, इजी है ना? यस सर। बस फिर एक और चीज जो jQuery में एनिमेट करके कुछ था, वो क्या एनिमेशंस हैं जैसे हम CSS से डालते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से एक फंक्शन मैंने देखा तो था एनिमेशन का, होगा यहाँ पे। तो ये कुछ है, एनिमेट करके कुछ है, तो होगा, कस्टम एनिमेशन के लिए है यहाँ पे, इसको पढ़ सकते हो आप।
मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन है एनिमेशन के लिए, ठीक है। अच्छा तो तो और कुछ बात करनी है आप लोगों को किसी जिंदा चीज के का ना ऊपर? डाउट है मुझे, वो सॉल्व नहीं हो रहा। टीए से भी हेल्प ली थी बट कुछ सोल्यूशन निकला नहीं। किस चीज का डाउट है? वो शिफ्ट और एंटर वाला जो पहले भी आपने कहा था डाउट क्लास में डिस्कस कर लोगे, स्क्रीन शेयर करोगे? शिफ्ट पॉइंटर नहीं, शिफ्ट प्लस एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दो। अलाउड नहीं है। अच्छा अब करो एक बार। हाँ हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले कोड दिखा देता हूँ। हाँ। दिख रहा होगा? हाँ हो गया। ये यहाँ जो है ना, जब यहाँ इवेंट लिस्नर लगा था इफ ई डॉट की इक्वल एंटर, तो यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ ई डॉट गेट मॉडिफायर स्टेट शिफ्ट की अगर तो है, ट्रू है, तो मतलब अब पहले तो अगर ट्रू नहीं है तो मतलब फिर तो हमें वही काम करना जो हम पहले कर रहे थे, मोडाल वगैरह क्लोज करवा के टिकट ठीक जनरेट है। करा। और अगर तो है तो फिर हमें, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ क्योंकि इसीलिए क्योंकि ये सब काम तो नहीं होगा एल्स वाला, तो उसके बाद बस नॉर्मल एंटर का फंक्शन हो जाएगा, एंटर से नीचे चला जाएगा वो, और ये काम भी कर रहा है बट ये टिकट में नहीं आ रहा। मैं आपको दिखाता हूँ, क्रोम दिखाता हूँ। ये जैसे अगर मैंने बनाया कुछ और शिफ्ट ऑन है तो ये नीचे चला गया, ठीक है। और ये हेलो लिखा आ रहा है, मतलब ये इसमें जा भी रहा है उसमें, ठीक है। तो अब मैंने इसमें फिर से कुछ करा 2000 और फिर कुछ टेक्स्ट टाइप करा, फिर ये करा, चल तो रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? एरर यहाँ आ रहा है, यहाँ ये ना इसमें नहीं आ रही है लाइन ब्रेक। अच्छा ठीक है, गॉट इट गॉट इट। ठीक है, तो एक काम करो, क्या काम करो कि मोडाल बनाने से पहले ना जो आपका टास्क वाली वैल्यू है एक बार उसको प्रिंट करवाना। सॉरी, टिकट बनाने से पहले हाँ जी, जो मोडाल में टास्क की वैल्यू है ना जिसका आप टिकट बना रहे हो आप, हाँ 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 वो ठीक है। उसको लॉक करवाना। मेरा जनरेट हो रहा है, यही बन रहा है। कहाँ है टेक्स्ट? यहाँ तो आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एंड आप टिकट में कैसे, एक बार टिकट में दिखाना मुझे। क्या दिखाऊं? टिकट में कैसे मतलब आप इंसर्ट कर रहे हो, दिखाना मुझे एक बार। यहाँ से बस टेक्स्ट निकाल लिया जो उसका इनर टेक्स्ट है, और उसके बाद जो टिकट HTML होगा वो यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पर टेक्स्ट में। हाँ तो यही गलती आपने कर दी है। गलती मतलब क्या कर दी आपने कि अगर आप डायरेक्टली टेक्स्ट यहाँ पे ऐसे डालते हो, इस टेक्स्ट नाम की जो वेरिएबल है इसके अंदर स्ट्रिंग पड़ी हुई है, उस स्ट्रिंग में स्लैश एन है ना। हाँ। बट प्रॉब्लम क्या है कि HTML को स्लैश एन का मतलब नहीं पता, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो मुझे एक बार कंट्रोल दो, कुछ ऐसा कर दूंगा मैं, क्या कि मैं बोलूंगा जो मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, तो टेक्स्ट को मैं स्प्लिट मार दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरा स्लैशन, ठीक है। एंड फिर क्या करूंगा, उसको मैं ज्वाइन मार दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरा BR, ठीक है। और इस चीज को वापस मैं टेक्स्ट के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। तो अब एक बार चला के देखना।
कंसोल अब भी कराऊं टेक्स्ट को ना? रिफ्रेश कर लो एक बार। ठीक है, हाँ आ गया, थैंक यू। ठीक है, ठीक है यार। एक और चीज हाँ है, बोलो। जीरा ऐप में ना मल्टीपल इवेंट लिसनर्स लगाए हुए हैं। मतलब टिकट के ऊपर, एक मिनट में दिखाता हूँ। यहाँ पर ना जैसे हम, ये टिकट है हमारी, हमने यहाँ पर इस पे भी इवेंट लिसनर लगाया हुआ है। मैंने इस पे लॉक पे भी इवेंट लिसनर लगाया हुआ है, ताकि मतलब ये हम एडिट वगैरह कर पाएंगे। और एक और हमने इस पे ये जब ये डिलीट सेट ऑन होगी तो इस पे भी हमने इवेंट लिसनर लगाया हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज जब डिलीट स्टेट ऑन है, अगर मैं यहाँ पर भी क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर या फिर इस लॉक आइकन पे या फिर इस कलर पे भी क्लिक करो तो भी डिलीट हो जाती है। हाँ तो वो होनी चाहिए, वो तो सही है। बट ऐसा कोड में क्या है कि इस टिकट के इवेंट लिसनर को और लॉक के इवेंट लिसनर में से टिकट के इवेंट लिसनर को प्रायोरिटी मिल रही है, ऐसा कोड में क्या है? ऐसा कोड में कुछ नहीं है, इवेंट बबल्स होते हैं। मतलब क्या होता है कि इवेंट आपका अगर उस जो आपके कलर वाली स्ट्रिप है या आपका जो लॉक पे है, इवेंट अगर उसके ऊपर ही हो रहा है ना। बट क्या होता है कि जो इवेंट होता है वो बबल होता है। बबल का मतलब क्या होता है कि इवेंट चाइल्ड से पेरेंट पे जाता है, फिर उसके पेरेंट पे आता है, ऐसे कर करके जब तक वो बॉडी पे नहीं पहुंच जाता इवेंट, तब तक वो ऐसे बबल अप होते रहता है। तो इवेंट अगर आपके मान लो लॉक पे हुआ, लॉक से वो टिकट पे गया, तो जो लॉक का इवेंट लिसनर होगा वो चला होगा, अगर वहां पे एग्जिस्ट करता होगा, एंड वो फिर टिकट के इवेंट लिसनर पे गया, उसने वो एग्जीक्यूट कर दिया, दोनों एग्जीक्यूट हुए हैं, ठीक है। बट टिकट का इवेंट लिस्टर डिलीट वाला था, तो आपको लॉक का इफेक्ट दिख नहीं रहा है, ठीक है। बबल होता है, इसका मतलब ये कि चाइल्ड पे अगर लगेगा, चाइल्ड पे लगा हुआ है और पेरेंट पे भी लगा हुआ है, तो फिर पेरेंट वाले का इफेक्ट ज्यादा होगा। नहीं, एक बार स्क्रीन ऑफ करो, मैं आपको बताऊंगा ये बात। इवेंट बबलिंग, इवेंट बबलिंग तो होता क्या है, मान लो मेरे पे एक ये डिव है, ठीक है, और मेरे पे एक ये डिव है, ठीक है। ये चीज पेरेंट, ये चीज चाइल्ड, ठीक है जी। तो होगा क्या कि अगर मैं चाइल्ड पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो इवेंट चाइल्ड पे ही हुआ, बट वो जो इवेंट है वो चाइल्ड से बबल होके पेरेंट पे जाएगा, तो इस पेरेंट को भी लगेगा कि उसके ऊपर क्लिक हुआ है, फिर इस पेरेंट से बॉडी पे जाएगा। तो ऐसे इवेंट चेन में ऊपर जाने को इवेंट बबलिंग बोलते हैं। और चेन में जिस जिस एलिमेंट के पास इवेंट लिस्नर होगा उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, जैसे हमारे कॉन्टेक्स्ट में वो इवेंट क्लिक है, तो जिस जिस एलिमेंट के पास इस चेन में क्लिक का इवेंट लिस्नर होगा, उस एलिमेंट पे वो वाला लिस्नर चल जाएगा। तो जैसे हमारे पे यहाँ पे एक लॉक बटन है, ठीक है, इस पे आपने इवेंट लिस्नर लगा रखा है, और ये टिकट है इस पे लगा रखा है। इस लॉक पे आपने क्लिक परफॉर्म करा, इस लॉक का इवेंट लिस्नर चल गया होगा, फिर वो इवेंट इसके पास पेरेंट के पास गया, पेरेंट पे इवेंट लिस्नर था डिलीट वाला, वो भी चल गया, जिससे हमारा टिकट डिलीट हो जा रहा है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ बबलिंग। समझ में आया? हाँ आइडिया लग गया क्या हुआ। ठीक है, चलो यार, 4 बज गए हैं, मुझे दूसरे बैच को पढ़ाना है, ठीक है। आज का हमारा एक्स्ट्रा क्लास यहीं तक, नेक्स्ट टाइम दोबारा रखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक तो नहीं लेकिन जल्दी रखेंगे, या क्या पता नेक्स्ट वीक ही रख ले, ठीक है। एंड उसमें और से डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में डिस्कशन ठीक लगा, समझ में आया जो हमने बातें करी? यस सर। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। वैसे कल क्लास है तुम्हारी, है ना, कल ही मिलते हैं। ओके यार।